अरे भाई, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। भाई अब बैठ जाओ पूरी एनर्जी के साथ। हाँ ठीक है, एनर्जी का मतलब चिल्लाना नहीं है। कहाँ गए तुम? समझो, एनर्जी एनर्जी बड़ी खतरनाक चीज है यार। अब आ जाओ, चालू करते हैं। तो फटाफट रिवीजन कराऊंगा और पूछूंगा भी, ठीक है। सबसे पहले कल हमने एनिमल टिश्यू की बात की थी। जो बात करते हुए पकड़ा गया वही टारगेट होगा। ढूंढो टारगेट कौन है। अरे एक भी नहीं पकड़ा जा रहा। नहीं वो शांत है यार। हाँ पर अभी बोलेगा फिर पकड़ जाएगा, लिए शांत रहे एकदम। कहाँ गायब रहती है? कल नहीं थी तू? अच्छा, तो तबीयत खाओ अच्छे से, ठीक है। ये वायरल फैल रहा है, इसमें पता है तुम्हें वाली बात? वायरल फैल रहा है। थोड़ी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखो। गलत, ये बरसात का टाइम होता है तो उस समय बाहर का मत खाना, मेरी रिक्वेस्ट है मेरी। बरसात के टाइम पे इसलिए व्रत जो होते हैं ना, व्रत टाइप चीजें रखी जाती हैं, ठीक है। हेल्दी फूड खाया जाता है, ये चीजें बनाई गई हैं इसलिए क्योंकि सब कुछ सिस्टम मतलब एटमोस्फेयर के अकॉर्डिंग है सारी चीजें, ठीक है। जितने भी जैसे अभी जितने भी व्रत पड़ते हैं, जो भी चीजें आएंगी व्रत वाली, व्रत समझते हो ना, ठीक है, फास्टिंग। तो बहुत सारे त्योहार आएंगे, ये जो उस समय के लोगों ने बड़े तरीके से चीजें बनाई है सर्किल, ठीक है। हर रिलीजन में फास्टिंग होती है, ठीक है। तो उन फास्टिंग्स को आप किया करो। उन फास्टिंग का तुम्हें ऐसा नहीं करना फास्टिंग कुछ नहीं खाना, तुम्हें हेल्दी फूड खाना है, फल खाने हैं, समझना मेरी बात। थोड़ा इम्यून सिस्टम थोड़ा स्ट्रांग रखना है। विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी, ये थोड़ा लेते रहा करो। नहीं आया क्या? थोड़ा सा इम्यूनिटी स्ट्रांग रखो, पर बीमार मत पड़ो भाई, ठीक है, क्योंकि एक बीमारी बड़ी गड़बड़ कर देगी। 4-5 दिन का बैकलॉग लग गया ना, फिर रिकवर नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करो स्ट्रांग रहो, ठीक है, दिमाग से भी और शरीर से भी, ठीक है। तो थोड़ा अवॉइड करना बाहर का खाना इस समय, ठीक है। वापस आ रहा हूँ। हाँ किससे पूछना था? पूछ रहा था तो रैंडमली पूछ लूं। तुम में से कौन बता सकता है रैंडमली? में बताओ, हाथ उठाओ एकदम यू करके। एक ही है बस? 2, 3। सबसे पहले मैं पूछता रहूंगा तो रिस्पॉन्स देता ही हो, ठीक है। तुझसे भी पूछ सकता हूँ बेटा, तुझसे भी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में बात करूंगा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के एग्जांपल। हाँ पहले फंक्शन क्या है? डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, ठीक है। अब कहां कहां मिलते हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं बोलता जा रहा हूं सर्कुलेटरी सिस्टम में कहां ना, सर्कुलेटरी सिस्टम में कहां? ब्लड कैपिलरी और लिम्फ कैपिलरी, बहुत। मेसोथेलियम मतलब बॉडी कैविटी, इंटरलाइनिंग बॉडी, बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा इधर, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। दीज आर टू टाइप, ठीक है। तो कहां कहां मिलेंगे? टाइप क्या है और कहां मिलेंगे? ठीक है, ठीक है। नेफ्रॉन के कौन से पार्ट में? पीसीटी में। ब्रश बॉर्डर, ठीक है। असेंडिंग लूप ऑफ हैनले, बहुत सही, ठीक है। इसके अलावा और कहां? ठीक है, और एपिथेलियम ऑफ गोनाड्स, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर, ठीक है। तुम में से फटाफट बताओ कॉल्यूमिनार का एग्जांपल कौन देने वाला? जल्दी जल्दी। पीछे से हाथ उठते हैं, तेरे क्यों नहीं हाथ उठते भाई? तो चुपचाप चुपचाप डाइजेस्ट करने में लगा होता है, थोड़ा थोड़ा हाथ भी उठा दिया अगर भाई, तू ही बताएगा। हाँ बोला भी कर, रैगिंग लेंगे ढंग से सीनियर मिल जाएंगे तुझे आगे, समझ रहे? थोड़ा बोला करो अपनी, थोड़ा समझ रहे ना, बोलो नहीं तो गड़बड़ कर देंगे वो लोग, ठीक है सीनियर सारे। हाँ बोलो। कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू, कॉल्यूमिनार की अगर बात करते हैं तो मैंने 3 ग्रुप में डिवाइड किया था। नॉर्मल कॉल्यूमिनार कहां मिलेंगे? बिल्कुल सही, ग्लैंड्स ऑफ जीआईटी। ब्रश बॉर्डर्ड कॉल्यूमिनार कहां मिलेंगे? क्या चीज? ट्रैक ऑफ जीआईटी, बहुत सही। अब बचते हैं सिलिएटेड कॉल्यूमिनार कहां मिलेंगे? अपर रेस्पिरेटर, बिल्कुल सही, फैलोपियन ट्यूब, और ठीक है बहुत सही, एपिडाइमिस और वास डिफरेंस। अब इनमें कोई डाउट है किसी को? याद हो गए सारे के सारे एग्जांपल? चलो अब इन एग्जांपल के बाद हमने आगे बात की थी बेटा कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू,
और ग्लैंड्स की बात की थी। ग्लैंड्स की बात करते हैं, ग्लैंड्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया था, ठीक है। ऑन द ग्लैंड बनाने वाले एपिथेलियल टिश्यू कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, सिंपल क्यूबॉइडल या सिंपल कॉल्यूमनार। स्क्वैमस कभी भी ग्लैंड को नहीं बनाते, ये ध्यान रखना है। फिर मैंने बात करा था ग्लैंड भाई नंबर ऑफ सेल के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हो, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर के सिर्फ 2 ही एग्जांपल याद रख लो, ठीक है, एक तो गोबलेट सेल और एक पेनिस सेल। पेनिस सेल मैंने इसलिए कराया क्योंकि नीट ने एक बार इस पर क्वेश्चन दे दिया था, ठीक है, इसलिए, ठीक है, गोबलेट सेल एनसीईआरटी में है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसको छोड़कर ऑल आर मल्टीसेलुलर। एग्जांपल भी देखो, ध्यान रखोगे, कॉल्यूमिनार के अंदर दिखा रखी है वो गोबलेट सेल है, और ये दूसरे कंपाउंड बना रखा है इस तरीके से, वो क्या ग्रुप ऑफ सेल यानी कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, मतलब वो मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑल मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स ही होते हैं एक्सेप्ट गोबलेट सेल और पेनिस सेल, इसमें कोई डाउट था, ठीक है। फिर हमने बात की थी ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ डक्ट, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और हेटेरोक्राइन। एंडोक्राइन हार्मोन रिलीज करते हैं तो रट्टा नहीं मारोगे, हेटेरोक्राइन में 3 ही एग्जांपल याद रखने बच्चे की, ऑल आर एक्सोक्राइन, चाहे वो स्वेट निकाले, टीयर्स निकाले, मिल्क निकाले, सलाइवा निकाले, डाइजेस्टिव ग्लैंड एंजाइम निकाले, म्यूकस निकाले, ऑल आर हेटेरोक्राइन, बीच में नहीं जाते। जरा वापस नहीं आने दो उसको, ठीक है, चलो ठीक है। अब आगे ध्यान रखना, अगर मैं बहुत सीरियस रिवीजन लेके चल रहा हूं तो गलती से ही पानी पीने मत चले जाना, फिर अंदर नहीं आओगे आप, तो इसका मतलब सीरियस ही नहीं, तो मैं समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है, अपना उठाया बोतल हमने चल दी है बस, ठीक है। हाँ मुझे भी लग रहा है घरघराहट हो रही है, अब सही है, हाँ। तो यहां तक कोई डाउट था, ठीक है। फिर कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, स्ट्रेचेबल ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड यूरोथेलियम, प्रेजेंट इन यूरिनरी सिस्टम। हाँ बेटा तुझे बुला रहा था ना अभी मैं, वापस आओ वापस आओ, तुम्हें बुला रहा था ना वापस आने के लिए, ओके है ना सब कुछ, बैठो नीचे फिर, आगे ध्यान रखना, ठीक है। अभी तो मैंने परमिशन कर दी, क्लास चल रही है और रिवीजन चल रहा है, पूछ रहा हूं उस समय सब कुछ भूल जाना चाहिए, प्यास भूख समझ रहे, कुछ भी नहीं जाना है, क्या चाहिए, तो खाने के बाद पानी नहीं पीते हैं आधा घंटे, तुम जानते नहीं ये वाली बात, खाने के बाद कम से कम आधा घंटा, मिनिमम आधा घंटा पानी नहीं पीते हैं। खाया पिया से बर्बाद कर दोगे सारा सारा डाइल्यूट करके, एंजाइमेटिकल एक्टिविटी नहीं होगी, खा के आए पानी पीना जरूरी है, पानी नहीं पीते हैं तो गई, ठीक है, आ जाओ, ठीक है। और मैं कह रहा हूं पानी प्यास भी लगी है तब भी नहीं जाओगे आप आगे से, जब रिवीजन चल रहा हो खास तौर से, पूछ रहा हूं उस समय, ठीक है, चलो ठीक है। तो अगले भाई ये समझ में आ गया, यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर, प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा, ठीक है, इतना याद रखोगे। अगर मैं अलग अलग बात करता हूं तो उसमें बस ध्यान रखना, नॉन स्ट्रेचेबल के अंदर उसको स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं। अगर इसकी बात करते हैं तो 3 टाइप में डिवाइड कर देना, मल्टी यानी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल, स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनार। स्क्वैमस का थोड़ा क्वेश्चन आता है, तो क्रेटिनाइज, नॉन क्रेटिनाइज, क्रेटिनाइज के अंदर क्रेटिन प्रोटीन कहां होता है, हेयर में होता है, स्किन में होता है, नेल्स में होता है। हाँ अगर इसके अलावा बात करते हैं नॉन क्रेटिनाइज तो ट्रैक याद रखना है वाला, ठीक है, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, एनल कैनाल और वजाइना, क्लियर है बिल्कुल। अगर मैं बात करता हूं क्यूबोइडल, मल्टी लेयर क्यूबोइडल, तो क्यूबोइडल हमेशा ध्यान रखना डक्ट में मिलते हैं, सिंगल लेयर क्यूबोइडल स्मॉल डक्ट में मिलते हैं, मल्टी लेयर क्यूबोइडल लार्ज डक्ट में मिलते हैं, कोई डाउट। वहां मैंने कंजक्टिवा लिखा दिया मोर देन सफिशिएंट क्योंकि उसका एग्जांपल कहीं इंक्लूड ही नहीं है तुम्हारे सिलेबस, तुम्हारे लेवल पर, यहां तक कोई डाउट है, क्लियर था। अब आज हम, अच्छा एक थोड़ा जंक्शन और रह गया था थोड़ा सा इसके अंदर, हाँ कनेक्टिव टिश्यू में आज कराने वाला हूं, कनेक्टिव टिश्यू में जंक्शन से मैं स्टार्ट करूंगा और आज मैं टिश्यू खत्म कर दूंगा, और कल जब भी मेरा मन करेगा पूरा टिश्यू एक बार में सिंगल स्टेप के अंदर मैं सुनूंगा, ठीक है। आज से 15 साल पहले मुझे याद है, ठीक है, 12 साल पहले, 12-13 साल की हो गई होगी, आकाश का केस है, बच्चे यूं खड़ा करता था मैं, टिश्यू जूम पूरा टिश्यू खत्म, इधर टिश्यू पूरा टिश्यू खत्म, नहीं आया क्या, बच्चा एकदम ऐसे नहीं रट्टा वो रट लेता ना पहाड़ा, ऐसे टिश्यू पूरा, तो टिश्यू बहुत कराता था मैं, मतलब 15-20 मिनट का पूरा टिश्यू दर 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 खत्म कर देता था मैं, समझ रहे, मतलब बच्चा, मैं तो बोलूंगा ही पर बच्चे की बात कर रहा हूं, तो बच्चे एकदम पगला गए थे यार, एनिमल टिश्यू कैसे एकदम जूम सर ने करा दिया, ठीक है। अब कोई हमें सोच खड़ा, मुझे खड़ा एनिमल टिश्यू, समझ रहे ना मेरी बात, ऐसी बोन कार्टिलेज में मेरी कोशिश थी कि एकदम टिप्स पर आ जाए चीजें, ठीक है। तो वो तुम तो बहुत एडवांस हो चुके हो तब से, 12-15 साल में तो एडवांस बढ़ी है ना, हाँ है ना, हाँ ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हाँ जंक्शन, ये मैंने एनसीईआरटी के ही पॉइंट डाल दिए हैं, डायरेक्टली तुम्हें याद रखने। टाइट जंक्शन, टाइट का मतलब एकदम पैक्ड हो गए, समझना मेरी बात, टाइट नहीं आया क्या,
ये क्या करते हैं, प्रिवेंट लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू या सेल, सेल के बीच में लीकेज को रोकते हैं। जैसे मानो दो सेल के बीच में रबड़ लगा दी, लीकेज ना हो, ठीक है। जो लीकेज को रोक रहे हैं वो टाइट जंक्शन। नहीं आया क्या, आप पानी पीते हो कभी, पूरी पूरी बोतल पी जाते हो, बोतल भर के लाया होगा, ठीक है, अभी पी भी गया होगा, वो हो सकता है, ठीक है ना, हाँ। तो वो क्या करेगा, इतना सारा पानी पी के लीकेज भी तो हो सकती है, हो सकता है स्टमक में लीकेज हो जाए, स्टमक से एब्जॉर्ब होके हो सकता है वो यूरिनरी ब्लैडर से लीकेज हो जाए, कहीं भी लीकेज हो सकती है ना, पर लीकेज नहीं होगी उसके, क्यों, क्योंकि वहां क्या है, टाइट जंक्शन। उसकी इंटेस्टाइन में टाइट जंक्शन है, उसके स्टमक में टाइट जंक्शन है, उसके यूरिनरी ब्लैडर में टाइट जंक्शन है, जहां पर पानी प्रेशर से भरता है वहां टाइट जंक्शन है, लीकेज को नहीं होने देंगे, ठीक है। एग्जांपल पे क्वेश्चन नहीं आता पर मैं फिर भी समझा दे रहा हूं आपको, ठीक है। अगर मैं एडहेरेंस की बात करता हूं, एडहेरेंस, ऐड करना, जोड़ना, एडहेसिव, एडहेसिव जानते हो ना, चिपकाने वाले सब्सटेंस होते हैं। एडहेरेंस, एडहेरेंस का मतलब जो बांधते हैं। जय माता दी, ऐसा देव मैया आके बैठ गई है यहाँ पर, ठीक है, कोई नहीं, अभी नवदुर्गे आने वाले हैं, ठीक है, नवरात्रि, हाँ, समझ रहे हो ना, नहीं नहीं, फीलिंग अच्छी सी आई मुझे, समझ रहे हो ना मेरी बात, हाँ, अच्छी नहीं, ये अच्छी बात है, यही तो चीजें आपको सही डायरेक्शन में लेके जाती हैं। बच्चे कहते हैं ना, हम डाइवर्ट हो जाते हैं, हम भटक जाते हैं। तो किसी भी, आप किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, आप थोड़ा सा अपने प्रभु, जो भी प्रभु हो, उनको थोड़ा स्मरण कर लो, उसका अपने सामने लगा लो, टेबल के सामने, तो आपका माइंड भटकेगा नहीं। नहीं, मोबाइल खुलते ही माइंड भटक जाता है, वो नहीं भटकेगा। ये मैं कॉज बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ। थोड़ा सा रिलीजन, धर्म से भी जुड़ो, चीजों से जुड़ो, अध्यात्म से जुड़ो, मतलब कोई भी अध्यात्म, किसी भी मैं बात नहीं करता, ये तुम्हें भटकने से रोक देगा, पक्की बात कह रहा हूं मैं। तुम्हारे दिमाग में गलत ख्याल आ जाते हैं, वो नहीं आएंगे, ठीक है, एकदम फोकस्ड, समझ रहे हो, ऑन टारगेट दिखना चाहिए। आई या नहीं आई, ठीक है। तो सीधी सी बात है, हम यहां बात कर रहे थे जंक्शन, एडहेरेंस, एडहेरेंस माने बांधना, जोड़ना, चिप नहीं कहते कि एडहेसिव ले आओ भाई, एडहेसिव 2 चीज चिपकानी है, एक पेपर चिपकाना है, तो अब तुम भूलोगे नहीं, एडहेशन, एडहेशन का मतलब है जोड़ने वाले भाई। अभी जैसे जैसे मान लो, अभी तो मैंने मल्टी सेलुलर भी करा दिया आपको, ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू नहीं कराया अभी मैंने। कंपाउंड का मतलब कई लेयर हैं, फूंक मारो लेयर गिर नहीं जाएंगे ऐसे, क्यों, क्योंकि वो क्या जुड़ी हुई है आपस में, एडहेरेंस जंक्शन से। यानी ये पूरी बॉडी के अंदर होते हैं, जहां पर भी कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है उनको जोड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, या सिंगल लेयर एपिथेलियल टिश्यू को भी बेसमेंट मेम्ब्रेन से जोड़ के रखे हैं भाई, ये सब चीजों को आपस में जोड़ रहे हैं। एडहेरेंस जंक्शन बांधने का काम कर रहे हैं, सीमेंट की तरह काम कर रहे हैं। नहीं आया क्या, अब डाइजेशन नहीं पढ़ाता मैं, पहले डाइजेशन में दांत समझाता था। दांत जो होते हैं कैविटी के अंदर सीमेंटम के थ्रू जुड़े होते हैं, वो कोलेजन फाइबर होते हैं, ठीक है, सेम वैसे ही वर्क करते हैं। एडहेरेंस जंक्शन परफॉर्म अ सीमेंटिंग टू कीप नाइबरिंग सेल टुगेदर, समझ रहे हो, नाइबरिंग का मतलब आसपास के सेल को आपस में बांधने का काम करते हैं। नहीं आया क्या भाई, नाइबरहुड अपने पड़ोसी, ठीक है, समझ लो, नाइबरिंग सेल आसपास के सेलों को आपस में टाइट से बांधने का काम करते हैं, वो कौन से, एडहेरेंस जंक्शन। बस इतना, बस ये एनसीईआरटी लाइन ध्यान रखनी है, क्वेश्चन इसी पर आएगा। और गैप जंक्शन जो तो मैं हर स्टेप पे पढ़ाऊंगा, अभी नर्वस सिस्टम में पढ़ाया था मैंने, सोडियम चैनल्स, पोटेशियम चैनल्स, कैल्शियम चैनल्स। नहीं आया क्या, इट इज अ गैप जंक्शन, ठीक है, जो दो सेल के साइटोप्लाज्म को आपस में इंटरकनेक्ट कर रहे हैं फॉर रैपिड मूवमेंट ऑफ, ठीक है, आइंस, समझ रहे हो, स्मॉल मॉलिक्यूल और सम लार्ज मॉलिक्यूल भी, कुछ प्रोटीन्स होते हैं उनको भी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। ये गैप जंक्शन है, समझ रहे हो, कार्डियक मसल्स के अंदर होते हैं, कितनी जगह बताया मैंने, बहुत सारी जगह गैप जंक्शन होते हैं। तो कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आइंस, स्मॉल मॉलिक्यूल एंड समटाइम बिग मॉलिक्यूल। आई या नहीं आई, ठीक है। तो एक लाइन ध्यान रखना, मोस्टली जंक्शन प्रेजेंट इन एपिथेलियल टिश्यू, ये क्वेश्चन आया हुआ था, तब से मैंने ऐड कराना चालू कर दिया कि अगर मैं जंक्शन की बात करता हूं तो मैक्सिमम जंक्शन कहां देखने को मिलते हैं, एपिथेलियल में सारे जंक्शन देखने को मिलते हैं, एपिथेलियल में सारे ही जंक्शन देखने को मिलते हैं मोस्टली। जंक्शन, जंक्शन समझते हो, पटना जंक्शन, टूंडला जंक्शन, नहीं आया क्या, मथुरा जंक्शन, नहीं आया क्या, जानते हो मथुरा जंक्शन, कोई है मथुरा का, बड़ा फेमस जंक्शन है मथुरा जंक्शन, गए हो ना, हाँ, समझ रहे हो। यहाँ बनारस है, वहां भी जंक्शन है, बनारस, ठीक है, हाँ। तो जंक्शन समझते हो, जंक्शन क्यों बोला, क्योंकि वो कई चीजों, ऐसी जगह जो कई ट्रैक को आपस में जोड़ता है, जंक्शन। नहीं समझ में आया, तो ये भी तो जंक्शन ही जोड़ रहे हैं। मोस्टली जंक्शन प्रेजेंट इन एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मोस्टली जंक्शन एपिथेलियल टिश्यू में होते हैं। पर
ये नर्वस टिश्यू में भी होते हैं, मस्कुलर टिश्यू में, कार्डियक मसल्स में बताई थे मैंने, ठीक है, एपिथेलियल में तो होते हैं, सब ऐसे सब जगह होते हैं, पर मोस्टली कहां होते हैं, एपी में सब होंगे, सारे टाइप के होंगे, पर मस्कुलर और कार्डियक के अंदर स्पेशली गैप जंक्शन होते हैं, सब होते हैं, एपिथेलियल में सब होते हैं, मोस्टली एडेनिन सब होते हैं, सब होते हैं, टाइट जंक्शन भी है, ये भी है, ये भी है, बस इतना ही बहुत है, समझ रहे हो ना, ठीक है, इनके एग्जांपल पे क्वेश्चन नहीं आता है, इतना मोर देन सफिशिएंट। यहां तक कोई डाउट है, बढ़ जाए आगे, चलो अब बात करेंगे हम कनेक्टिव टिश्यू, नाम में छुपा हुआ है कनेक्टिव, आराम से लिखना घर पे, नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है, कनेक्टिव जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं, कनेक्टिव हमारी सपोर्ट सिस्टम है, हमारी बोन क्या है, हमारे कनेक्टिव टिश्यू, हमारा ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, हमारे बॉडी के अंदर टेंडन लिगामेंट क्या है, हमारे कनेक्टिव टिश्यू, जोड़ने का काम कर रहे हैं हमारी बॉडी को, नहीं आया क्या, कनेक्टिव टिश्यू बॉडी से निकाल दो, बॉडी एकदम घनी हो जाएगी, ये जो मैं स्ट्रेट खड़ा हुआ हूं ना, ये तुम बैठे हुए हो किसकी वजह से, कनेक्टिव टिश्यू की वजह से, बॉडी से कनेक्टिव टिश्यू निकाल दो तो क्या हो जाएगा, घनी हो जाएगी एकदम डब्बे के अंदर, समझ में आया नहीं आया, तो कनेक्टिव टिश्यू वो होते हैं जो आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करते हैं, सबसे ज्यादा मिलने वाले टिश्यू अगर बॉडी में कहा जाए तो कनेक्टिव टिश्यू, उसमें भी पूछे तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, मोस्ट अबिंडेंट टिश्यू पूछेगा तो आप बोलोगे कनेक्टिव टिश्यू, बॉडी में सबसे ज्यादा मिलने वाले टिश्यू कौन से, कनेक्टिव टिश्यू, समझ गए ना मेरी बात। बेसिक कंपोजिशन क्या है कनेक्टिव टिश्यू का समझाता हूं, कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट अबिंडेंट, हाँ लिख भी दिया है हमने, मोस्ट अबिंडेंट सबसे ज्यादा मिलने वाले हैं, सबसे ज्यादा अगर कोई मिलेगा तो कनेक्टिव टिश्यू ही है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी, ठीक है, ऑफ द कॉम्प्लेक्स एनिमल, दे आर नेम्ड कनेक्टिव बिकॉज इसका क्या है, देयर स्पेशल फंक्शन क्या है, लिंकिंग जोड़ना, सपोर्ट ऑफ अदर टिश्यू ऑर्गन, ठीक है, मेनली क्या है, लिंकिंग एंड सपोर्ट, ये इसका मेन फंक्शन है, समझ रहे, जोड़ रहे हैं भाई, बोन क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ब्लड क्या कर रहा है, सबको जोड़ रहा है आपस में, टेंडन लिगामेंट क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, टेंडन बोन को मसल से जोड़ रहे हैं, लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ रहे हैं, समझ रहे हो, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू फ्रेमवर्क का काम कर रहे हैं, हमारी स्किन को हमारे टिश्यू से जोड़ने का काम कर रहे हैं, फ्रेमवर्क समझते हो ना, फ्रेमवर्क, फ्रेम बनाते हैं ना किसी चीज का, ठीक है, वही फ्रेमवर्क का काम कर रहे हैं, समझ गए ना मेरी बात, तो सब क्या है, जोड़ने का काम कर रहे हैं, आपस में इंटरकनेक्ट कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, समझ रहे हो, इसलिए कनेक्टिव टिश्यू बोल रहे हैं। अब मैं बेसिक कंपोजिशन की बात करूं इनकी, क्या है कंपोजिशन, कंपोजिशन किससे मिलके बनते हैं टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मेनली तीन चीजें होती हैं टिश्यू के अंदर, ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा भाई फाइबर्स होंगे, नंबर 2 पर क्या होगा, मैट्रिक्स होगा, नंबर 3 पर क्या होगा, यहाँ पर सेल्स होंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, मेनली इन्हीं में डिफरेंस देखने को मिलेगा जिसके बेस पर आप इन टिश्यू को क्लासिफाई कर सकते हो सकता है किसी में व्हाइट कोलेजन फाइबर हो, किसी में येलो इलास्टिन फाइबर हो, किसी में, ठीक है, रेटिकुलर फाइबर हो, रेटिकुलम का मतलब होता है जाल, रेटिकुलम जाल, रेटिकुलम का मतलब भी होता है जाल, जाल बनाने वाले फाइबर, रेटिकुलर फाइबर, समझ रहे हो, ठीक है। मैट्रिक्स की बात करते हैं भाई, मोस्टली हमारा जो हमारी बॉडी में जो सबसे ज्यादा मैट्रिक्स मिलता है देखने को वो हाइल्यूरोनिक एसिड है, स्पेशली हाइल्यूरोनिक एसिड तो एक एग्जांपल है, मेनली जो मैट्रिक्स होता है उसको बोलते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड, म्यूकोपॉलीसैकेराइड वो कई टाइप के होते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ठीक है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड आप कहां पढ़ोगे, बैक्टीरिया के अंदर, बायोमोलिक्यूल में भी पढ़ाने वाला हूं म्यूकोपॉलीसैकेराइड, हाँ बिल्कुल ठीक है, अभी शायद पढ़े नहीं हो तुम प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, है ना, पढ़ लिए, हाँ तो समझ गए होगी फिर तो, ठीक है, तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड वहीं पढ़ोगे, बायोमोलिक्यूल में भी मैं एग्जांपल दूंगा, इनका स्ट्रक्चर समझाऊंगा कैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड की जब भी बात करते हैं तो ध्यान रखना, म्यूकोपॉलीसैकेराइड मेन मैट्रिक्स होता है, उसके वो टाइप बहुत टाइप के होते हैं जिसमें हाइल्यूरोनिक एसिड हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। सेल्स की बात करते हैं तो एनसीईआरटी ने सिर्फ सेल्स की बात की है, एनसीईआरटी बोलती है यहाँ पर प्लाज्मा सेल्स होते हैं, यहाँ पर और क्या नाम है, ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं, कॉन्ड्रियोब्लास्ट होते हैं, यहाँ पर, ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं लार्जर सेल, ठीक है, यहाँ पर बैसोफिल्स होते हैं, डायग्राम में दिखा रखा है इन्होंने, ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के सेल्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो इन सबको मिलाकर के जो बनता है वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूँ, फाइबर्स कितने टाइप के हो सकते हैं, 3 टाइप्स के, भाई व्हाइट कलर के तो कोलेजन फाइबर होते हैं, व्हाइट क्या होंगे, कोलेजन, ये पूछा नहीं जाता है इतना, अब नहीं पूछा जाएगा, अब ओनली फॉर नॉलेज में थोड़ा सा ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है, और येलो कलर के क्या होंगे, येलो कलर के क्या होते हैं, इलास्टिन, इलास्टिन, और एक जाल बनाते हैं वो क्या है, रेटिक्यूलर, रेटिक्यूलर,
रेटिक्यूलर फाइबर, रेटिकुलर फाइबर। जो जाल बना रहा है वो रेटिकुलर है, रेटिकुलर फाइबर, ठीक है। अब मैट्रिक्स की बात करते हैं तो उसमें एक ही चीज याद रखो, म्यूकोपॉलीसेकेराइड। मैट्रिक्स क्या होगा? म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। सेल्स की बात करते हैं, सेल्स की बात करते हैं, मीजनकाइमल सेल, ये सारे सेल्स की जननी है, सबको बनाती है। फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट फाइबर, फाइबर और मैट्रिक्स को रिलीज करते हैं टिश्यू के अंदर। फाइबर को बनाने वाले यही होते हैं फाइब्रोब्लास्ट, आप समझ रहे हो। प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। मेसेंकाइमल सेल हो गए, फाइब्रोब्लास्ट हो गए, प्लाज्मा सेल्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा और कौन से? बैसोफिल्स, बैसोफिल्स, बैसो या मास्ट सेल लिख देते हैं। बैसोफिल स्पेशली ब्लड में मिलेंगे, उसी के भाई यहां मिलेंगे मास्ट सेल, मस्त सेल, मास्ट सेल, ठीक है। ये भी हेपेरिन हिस्टामिन सेरोटोनिन रिलीज करते हैं और बैसोफिल भी हेपेरिन हिस्टामिन सेरोटोनिन रिलीज करते हैं, उस पोजीशन का अंतर है। ब्लड की बात करेंगे, नहीं ब्लड के कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे तो वहां क्या मिल जाएंगे? बैसोफिल्स। ब्लड को छोड़ के रिमेनिंग कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे तो उनके भाई मिलेंगे मास्ट सेल्स, ठीक है। तो मैं दोनों लिख दे रहा हूं ऑब्लिक करके, बैसोफिल्स, बैसोफिल्स, अच्छा और एक आध बोल लो जरा, ठीक है। वो तो उसी में आगे इसी के, तो कॉन्ड्रोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। एक और एक आध बोलो। प्लाज्मा सेल हो गए, ठीक है। अरे डर क्यों गई? मैक्रोफेज और ऐड कर दो, क्योंकि मैक्रोफेज कई टाइप के होते हैं। इधर मैं ऐड कर दे रहा हूँ, ये जगह इधर कम है तो इधर मैक्रोफेज। ये 5 मेन टाइप के होते हैं, मैक्रो एटसेट्रा, बहुत सारे होते हैं, पर मेन जो एनसीईआरटी ने 5 दे रखे हैं वो मैंने लिख दिए इसके अंदर। क्लियर बिल्कुल? यहां तक कोई डाउट? इनसे मिलकर के हमारे कनेक्टिव टिश्यू बनते हैं, बस इनमें अंतर आता जाएगा। जैसे मैं बोन की बात करूंगा तो बोन के अंदर इनकी जगह मैक्रोफेज होंगे उसके अंदर, पर साथ साथ में ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, जो मैक्रोफेज होंगे उसको बोलेंगे ऑस्टियोक्लास्ट। समझ में आ गया? मैक्रोफेज वहां पर भी होंगे। कार्टिलेज की बात करूंगा तो कॉन्ड्रियोब्लास्ट, कॉन्ड्रियोक्लास्ट, कॉन्ड्रियोसाइट, इतना अंतर होगा। समझ गए ना मेरी बात? इन्हीं में बस फाइबर की बात करूंगा तो बोन के अंदर व्हाइट फाइबर होंगे, कार्टिलेज में व्हाइट और येलो दोनों होंगे। समझ ना? एरोला टिश्यू में व्हाइट, येलो और रेटिकुलर तीनों होंगे। नहीं आई क्या? आ गई ना? हाँ, तो लगभग लगभग मैट्रिक्स में थोड़ा थोड़ा मेन मेन कंपोजिशन म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। अब म्यूकोपॉलीसेकेराइड कई टाइप का हो सकता है, कहीं कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट होगा, समझ रहे हो ना मेरी बात, कहीं हाइलुरोनिक एसिड होगा, समझ रहे हो, कहीं मतलब थोड़ा थोड़ा चेंज होता चला जाएगा टाइप्स के अंदर। मेन बेसिक कंपोजिशन क्या है? म्यूकोपॉली और आर म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। आई या नहीं आई? तो बेसिक कंपोजिशन है आपके कनेक्टिव टिश्यू का। अब मैं एक एक करके उठाऊंगा। अच्छा पहले टाइप्स बताऊंगा, ये लिख लिया क्या? ठीक है। ये सारे सेल उन्होंने एनसीईआरटी के, डरियो मत, पुरानी एनसीईआरटी से करा रहे हैं ना हम लोग, इसलिए ये एक डायग्राम दे रखा है पुरानी एनसीईआरटी में, ये डायग्राम पूछा जाता है अगर वो उठाएगा, क्योंकि इस बार क्वेश्चन हटाने के बाद भी इन्होंने दे रखे हैं, पर वो इसलिए दे रखे हैं क्योंकि इन्होंने जो सिलेबस अपडेट कर रखा है ना पीडीएफ एनएमसी ने, उसमें टिश्यू दे रखा है उन्होंने, तो अब करना पड़ेगा अभी तो, ठीक है। कुछ चीजें करनी है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है लास्ट टाइम पर ये अपडेट कर दें, पर हम लास्ट टाइम का वेट थोड़ी ना करेंगे, ठीक है। हो सकता है जो एनएमसी का लास्ट अपडेट आएगा उसमें निकाल दें, हटा दिया हमने, पर समझ अभी पुराना, अभी जो लेटेस्ट आया उसको फॉलो कर रहे हैं। उसमें देखो ये टिश्यू दे रखा है, डायग्राम एरोला टिश्यू का है, इसमें सारे सेल लिख रखे हैं उन्होंने, ठीक है। इसको मैं अभी कराने वाला हूं। अरे कोई डाउट? हाँ वो लिख लिया होगा ना? आगे बढ़ रहा हूं मैं ना, करा दूंगा मैं, डन। मतलब जब जाऊंगा ना चैप्टर करा के जाऊंगा पूरा। आज एनिमल टिश्यू करा दूंगा बस, तो आज एनिमल टिश्यू खत्म कर दिया मैंने, मैं कनेक्टिव टिश्यू खत्म कर दिया,
तो कोई रोकने वाला नहीं, हो जाएगा 2 दिन के अंदर कॉपरेट कर दूंगा मैं, ठीक है। प्रॉफ तो एक ही दिन का है, हाँ हो जाएगा। मतलब मेरा जो टारगेट था ना, एक वीक में छोटे चैप्टर तो एक वीक में हो जाए बस। बायोमोलिक्यूल ही एनिमल किंगडम मैं करा दूंगा लगभग 6-7 क्लास में करा दूंगा, ठीक है। मतलब 2 हफ्ते नहीं लूंगा उसके लिए, पर हाँ मतलब मैं कुछ तरीके से कराऊंगा ट्रिक से, जिससे कि मैं जाऊं तो एक पार्ट पूरा हो जाए, समझ रहे हो। क्योंकि एनिमल किंगडम एक चैप्टर नहीं है, वो पार्ट्स हैं, समझ रहे हो। फाइलम पार्ट्स हो गए, ठीक है, समझ गए ना मेरी बात। ये 4 फाइलम कंप्लीट कर दिया आपने, 8 फाइलम कंप्लीट कर दिए, ठीक है। आप समझ रहे हो, कोरिटा के अंदर आपने कोई क्लास कंप्लीट कर दी, मानो 2-3 क्लास करा दी, एक क्लास छूट गई तो क्या फर्क पड़ रहा है, अगली क्लास वो वाली करा दूंगा। तो कनेक्शन नहीं है, इंटरकनेक्टेड नहीं है वो वाले, समझ में आ गया, ठीक है। एक ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज थोड़ा सा बड़ा है, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। बस ये 2-4 चैप्टर हैं जो हो सकता है मैं एक वीक में नहीं कराऊंगा, ठीक है। और मैं हो सकता है आगे शायद सैटरडे को मैं, अगले इस बार तो हो गया, कोशिश करूंगा मैं आगे सैटरडे तुम्हारा यूटिलाइज कर लूं, ठीक है। नहीं संडे नहीं, सैटरडे। भाई एक दिन तो मुझे मेरे लिए भी छोड़ दो, वो भी नहीं होता है क्योंकि ऑनलाइन वाले शक कर लेते हैं वाला दिन भी, ठीक है। पर समझ रहे हो, इससे बहुत समस्याएं हो जाती हैं, समझ रहे हो। नहीं नहीं, पारिवारिक जीवन में भी समस्याएं हो जाती हैं, समझ रहे हो, तलवारें खिंच जाती हैं, शायद युद्ध हो जाते हैं मान लो, ठीक है, समझ रहे हो। अगर इतना भी कोई ध्यान नहीं देगा तो डिवोर्स तक हो जाएंगे। हाँ, मजाक मत लेना इस चीज को, ये रियलिटी है, समझ रहे हो। आप किसी पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आपने कोई ये कह सकता है ना, आपने उन बच्चों को ही अपना बच्चा मान लिया, ये बच्चे हैं ही नहीं आपके, तो फिर क्या होगा, युद्ध होंगे ना, होंगे नहीं होंगे। हाँ, तो बस ये है कि एक दिन तो कोई छोड़ दो, जिससे कि समझ रहे हो कोई समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने चले जाएं, कि भाई ये चीज छूट गई है, फीस जमा करनी है कहीं किसी की, कुछ करना है, निपटाना है निपटा ले। तो संडे इसलिए मैं रखता हूँ थोड़ा सा अभी, ठीक है। सैटरडे तक मैं लूंगा, ठीक है, सैटरडे शाम को निकल जाऊंगा। इस सैटरडे को टेस्ट है, अगले को थोड़ी ना होगा, हाँ तो अगले को ले लूंगा मैं, है। अरे कोई नहीं, चलो कोई नहीं, कुछ ना कुछ करेंगे। मैं फ्राइडे को एक्स्ट्रा ले लूंगा, थर्सडे को उनकी एक्स्ट्रा ले लूंगा, फ्राइडे को तुम्हारी एक्स्ट्रा ले लूंगा। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ये समझने का है, इसके अंदर मैं कनेक्टिव टिश्यू खत्म कर दूंगा, फ्लो डायग्राम के अंदर समझा करके, फिर मैं एनसीईआरटी की लाइनें ऐड करके वहां खत्म कर दूंगा, हो जाएगा। जैसे कनेक्टिव टिश्यू को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, जैसे लूज कनेक्टिव टिश्यू, ढीले। अब कनेक्टिव टिश्यू का बेसिक कंपोजिशन मैंने बताया था आपको, एक बाल्टी ले लो, बाल्टी में आपने क्या भर दिया, पानी भर दिया, मतलब मैट्रिक्स भर दिया मैट्रिक्स। अब आपने थोड़ा सा क्या लिया, फाइबर उठाए, फाइबर डाल दिए बाल्टी के अंदर, यानी फाइबर आ गए उसके अंदर, व्हाइट भी हो सकते हैं, येलो भी हो सकते हैं, ठीक है। पानी के अंदर क्या फ्लोट कर रहे हैं, फाइबर्स। आपने सेल्स उठाई, नहीं आया 4-5 टाइप की सेल्स, अगर बोन बना रहे हो तो अलग टाइप की सेल्स होंगी, कार्टिलेज बना रहे हो अलग टाइप की सेल्स होंगी, एरोला बना रहे हो अलग टाइप की सेल्स होंगी, और एडिपोज बना रहे हो अलग टाइप की सेल्स होंगी। उठा करके ले ये भी डाल दिए, घुमा दिया, भाई बन गया हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कहां पर इसको डालना है, हड्डियों में डालना है, कार्टिलेज में डालना है, बॉडी के अंदर फिल करना है, यानी एरोला फिलिंग के लिए यूज करना है, नहीं आया क्या, कहां डालना है। तो भगवान जी तैयार है, तो नहीं मनुष्य की बॉडी बनानी है, इसकी एरोला में डाल दो पूरी कैविटी के अंदर, नहीं आया क्या। ये है बेसिक कनेक्टिव टिश्यू। तो उसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। डेंस का मतलब क्या हो गया, अगर आपने उस मैट्रिक्स से पानी में फाइबर बहुत ज्यादा डाल दिए, नहीं आया क्या, थोड़े फाइबर डाले थे ना, अब तुमने फाइबर ही फाइबर भर दिए उसमें, नहीं बहुत ज्यादा। गुस्से में फाइबर भरे तो तुम ऐसे उल्टे सीधे ठूस ठूस के भर दोगे, नहीं आया क्या। और मन अच्छा आता तो फाइबर को तह लगा लगा के भरोगे, नहीं आया क्या, समझ में आया। तो ये 2 टाइप के हो सकते हैं, कैसे, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। जब तुम उल्टा सीधा भरोगे ना तो इरेगुलर हो गए, क्योंकि ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर इरेगुलर होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा उसके अंदर, और कुछ भी नहीं होगा। एनसीईआरटी डायग्राम में यही है। हाँ, अगर ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर बड़ा अच्छा सा है, तरीके से है, लाइन वाइज लाइन फाइबर लगा रखे हैं, तो डेंस रेगुलर हो गए, नहीं आया क्या। बस यही है, ये कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। एक लौते कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर फाइबर नहीं होते, फ्लूइड, ब्लड में फाइबर नहीं होते। सोचो ब्लड में अगर फाइबर होते तो जाम हो जाता, कहीं पर भी ट्रैक नहीं आया क्या। भाई नाली में पानी बह रहा है, तुम उसमें समझ रहे हो फाइबर डाल दिए, तो पानी बह पाएगा, वो नहीं बहेगा। तो वही है, तो नेचर ने फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू में फाइबर और फाइबर को बनाने वाले सेल को बिल्कुल जीरो कर दिया, फाइब्रोब्लास्ट नहीं होते। समझ गए ना मेरी बात, चलो तो यही है। और स्पेशलाइज्ड के अंदर हम डाल ही देंगे फ्लूइड को। तो हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं इसको, 3 पार्ट में। मेरे साथ साथ लिखना, तुम इंतजार मत करना कि मैं रुको सर हम लिख रहे हैं।
लूज कनेक्टिव टिश्यू, dense connective tissue, space-less connective tissue. लिखो था सर, लूज कनेक्टिव टिश्यू, dense connective tissue, लूज को लूज क्यों बोल रहे हैं? लूज को इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है, मैट्रिक्स इसके अंदर क्या होगा? ज्यादा। फाइबर क्या होंगे इसके अंदर? कम। बस ये थोड़ा ध्यान रखना होता है। मैट्रिक्स मोर, फाइबर लेस। अब तुम याद रख लोगे, ये है बस लूज इसलिए लूज है। यहां उल्टा होगा, मैट्रिक्स लेस, फाइबर मोर। भाई ये क्या हो गए? डेंस बन गए। समझ रहे हो? डेंस बोल दोगे इनको। अब आ जाओ भाई, इनको मैं दो पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं। कौन कौन से? एरुलर और एडिपोज। एरुलर और एडिपोज। ठीक है, इसी में खत्म कर दूंगा सारा का सारा। अगर मैं बात करता हूं डेंस, इसको भी मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। ये वाले मैं करा चुका हूँ, स्पेशलाइज बता दूंगा मैं क्या क्या कराना है मुझे, क्या करा चुका हूँ मैं, इसको डिटेल में समझाता हूँ अभी मैं। उसमें बस बोन वाला पार्ट में कराऊंगा, है ना। अब आ जाओ, इसको पूरा ही खत्म कर देंगे। अगर मैं एरुलर की बात करता हूँ तो एरुलर क्या काम करते हैं? फिल द एरियोला ऑफ बॉडी। एरियोलर, एरियोला मतलब समझते हो? बॉडी कैविटी, स्पेस, रिक्त स्थान। शरीर के अंदर बहुत सारे रिक्त, जैसे तुम कभी दशहरा आने वाला है, रावण बना है कि रावण? हाथ से रावण बना है कभी? हम बचपन में बहुत बनाए थे, ठीक है। हाँ, हम बता दें, बचपन में बड़ा चाव होता था, पटाखे खरीद के लाते थे। भाई सुनो, इधर आ जाओ। पटाखे खरीद के लाते थे, फिर सरकंडे की लकड़ियां होती हैं, जानते हो क्या? हाँ, लकड़ियां इकट्ठी करते थे, उसका पुतला बनाते थे, खेत में लगाते थे ना इस तरीके का, उसका ढांचा हो गया, समझ में आया? फिर प्रॉपर तरीके से ढांचे में सर बनाते थे, सर को लगाते थे, हाथ लगाते थे, उसके नीचे का पार्ट बनाते थे पूरा, छोटा सा ही सही, बहुत छोटे तो छोटा बनाते थे, थोड़े बड़े हुए हमने रावण बड़ा बनाया, और बड़े हुए तो और बड़ा बनाया, लास्ट इतना बड़ा तक बनाया था हमने, ठीक है। चंदा इकट्ठा करते थे भाई, कॉलोनी में जा जाके, भाई रावण बनाना है, पैसे दो, ठीक है। ठीक है, 10 रुपए 15 रुपए मिल जाते थे, तो इकट्ठे होकर के हमने 100 200 500 रुपए इकट्ठे कर लिए, पटाखे लाए, मटेरियल लेके आए और बनाया, मोहल्ले में लगाया, तो सबको बुलाया, भी रावण जल रहा है, आ जाओ। समझ रहे हो? बाकायदा उसमें मिट्टी का तेल उसके नाभि में भर देते थे, लगा देते थे, खूब डाल देते थे, तीर बनाते थे, तीर मारते थे प्रॉपर तरीके से। नहीं भाई, ये तो लाइफ, बचपन यही है भाई, जिसने ऐसा बचपन जिया है वो जिया है बचपन, ठीक है। तो मैं तो जिया हूँ, समझ रहे हो? खूब कबड्डी खेली है, खूब वो घोड़ा पछाड़ खाई, पीछे देखे मार खाई, सब किया है सारा, समझ रहे हो ना? हाँ, समझ रहे हो? खूब स्कूल की दीवार भी फलांगी है, अच्छी बात नहीं है पर फलांगी है। हमारे जमाने में शक्तिमान आता था, शक्तिमान जानते हो? हाँ, दोपहर में 12 बजे आता था, तो सुबह स्कूल लगता था 8 बजे, छुट्टी 2 बजे होती थी, तब तक शक्तिमान निकल जाता था, तो 11:30 बजे स्कूल की दीवार फलांग करके बस, और शक्तिमान देखना है, ठीक है।
हाँ, तुमने देखा तुमने भी? चलो, हाँ, गंगाधरी शक्तिमान है बिल्कुल। चलो ठीक है, तो रियलिटी बता रहा हूँ, ये ऐसी लाइफ जी है हम लोगों ने, ठीक है। खूब मस्ती भी की है, लड़ाइयां भी की हैं, ठीक है, क्रिकेट भी खेले हैं, ठीक है। उनका बचपन मुझे नहीं पता, ठीक है, मुझे अपना बचपन पता है, ठीक है। समझ रहे हो? हम लोग पीडब्ल्यू से जुड़े हुए हैं, उससे पहले नहीं जानते थे एक दूसरे को, ठीक है। हाँ, तरुण सर और हम लोग, सर्वेश सर, हम लोग सब वहीं से पीडब्ल्यू से जुड़े हुए हैं। अलीगढ़ नहीं, कानपुर से हैं। नहीं, पढ़ाने को तो दुनिया में लोगों ने सब जगह पढ़ाया, पर वो कानपुर से हैं। तरुण सर प्रॉपर दिल्ली से हैं, मैं प्रॉपर आगरा से हूँ, ठीक है। हाँ, आगरा, समझ रहे हो? फेमस था पागल खाने के लिए, पर वो शिफ्ट कर दिया गया क्योंकि वो है ना, एक धब्बा लगा रहा था, तो बरेली शिफ्ट कर दिया उसको। अब पागल खाना नहीं है, अब वो ताजमहल के लिए फेमस है या वो पेठे के लिए फेमस है, समझ रहे हो? पेठा। हाँ, अब वापस आओ, खाओगे? ले आएंगे यार, ऐसी क्या बात है, ले आएंगे, ठीक है। अब आ जाओ। हाँ, ले आएंगे कि चक्कर लगेगा तो मैं गाड़ी, अब गाड़ी से जाऊंगा तो पीछे रखवा लूंगा, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो अब यहाँ आ जाओ। सीधी सी बात है, अरे तुम लिंक से हटवा दिया तुमने पेट हेटे के चक्कर में। कहाँ बात चल रही थी? रावण, तो रावण की बात चल रही थी। तो रावण जब बनाया तो अंदर देखते थे यार, यार खाली स्पेस बहुत रह गया इसके अंदर। ढांचा तो बना दिया हमने, स्किन भी बना दी, अब खाली स्पेस में क्या भरे? तो भूसा टाइप का जो होता था, वो उसको क्या बोलते थे उसको, घास जैसी होती है, सूखी होती है, ठीक है। जो भी है, गांव में उसको प्यार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खुआर, जो भी है, ठीक है। हाँ, जो भी है, पता नहीं। उसको उठा करके भर देते थे, नहीं आया क्या? अब भगवान जी के दिमाग में आया मनुष्य के अंदर क्या भरे? जो रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान को बोलते हैं स्पेस को एरियोला। तो एरियोला को भरने के लिए उन्होंने टिश्यू बनाए, एरियोलर टिश्यू। तो एरियोलर टिश्यू क्या करते हैं? फिल द एरियोला ऑफ बॉडी। जो बॉडी की एरोला को भर रहा है वो एरोला कनेक्टिव टिश्यू है, समझ में आ गया? तो भाई एरोला कनेक्टिव टिश्यू करते क्या है? एनसीईआरटी की 2 लाइनें ऐड करनी है इसके अंदर। एनसीईआरटी बोलती है ये स्किन के ठीक नीचे होते हैं, प्रेजेंट बेनेथ स्किन, और विच एक्ट एज फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क समझते हो ना? हाँ, ढांचा, एक्ट एज फ्रेमवर्क, ठीक है। जो एक फ्रेमवर्क की तरह काम कर रहे हैं, जो एक तरीके से स्किन को हमारे मसल से जोड़ने का काम कर रहे हैं। देखो, जब बुढ़ापा आ जाता है तो कनेक्टिव टिश्यू डिजेनरेट कर जाते हैं, एरोलर, तो स्किन आपकी अलग होना चालू हो जाती है, अलग होना चालू हो जाती है, हाँ होती है ना। तो स्किन अलग हो रही है, मतलब आपके कनेक्टिव टिश्यू क्या कर रहे हैं? डीजेनरेट कर रहे हैं। इट इज अ इंडिकेटर ऑफ एजिंग। नहीं आया क्या? इंडिकेटर ऑफ सेनिसेंस। एजिंग नहीं, सेनिसेंस। एजिंग तो तुम्हें भी हो सकती है, सेनिसेंस तुम्हें नहीं होगी। सेनिसेंस का मतलब है इरिवर्सिबल प्रोसेस, एजिंग का मतलब है रिवर्सिबल प्रोसेस। एजिंग अच्छा खाने से, एक्सरसाइज करने से रिवर्ट हो जाती है, और एक बार सेनिसेंस चालू हो गई ना, मतलब आपकी उल्टी गिनती चालू हो गई, समझ रहे हो ना? हाँ, क्या बेटा? सेनिसेंस का मतलब होता है, सेनिसेंस का मतलब है बॉडी के अंदर प्रोटियासोम को तोड़ने वाले, ठीक है, या समझ रहे हो ना? एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं, प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं, और वो एक ऐसी चीजें बनाते हैं जो उन प्रोटीन को खाना चालू कर देती हैं। अब वो राक्षस बन चुके हैं बॉडी के अंदर, उनके जीन बनाने वाले जीन एक्टिवेट हो चुके हैं। सेनिसेंस, इसको कहते हैं बुढ़ापा, हिंदी में इसको कहते हैं बुढ़ापा। पेड़ों में भी सेनिसेंस होती है, पत्तियां पीली पड़ना चालू हो जाती हैं और झड़ करके गिर जाती हैं, समझ रहे हो? ह्यूमन या सारे एनिमल में सेनिसेंस होती है, जिसमें बॉडी के टिश्यू का डीजनरेशन चालू हो जाता है, टूटना चालू हो जाता है। आप उल्टी गिनती चालू हो जाती है, हम रिवर्स में जाना चालू हो जाते हैं, मतलब आगे बढ़ना चालू हो जाते हैं, रिवर्ट नहीं हो सकते। फिर एजिंग आपको हो सकती है, आप बुढ़ापा, झुर्रियां, ऐसा लगेगा बुढ़ापा आ गया हो, मतलब सॉरी, ऐसा लगेगा बुढ़ापा आ गया हो, ठीक है, मतलब, ठीक है, समझ रहे हो ना? मान लो ऐसा लगेगा बुढ़ापा आ गया हो, ठीक है, पर पर जो मानेगा उसी तरफ करना चालू कर दूंगा फिर मैं, है ना? हाँ, बुढ़ापा आ गया हो, पर अगर आपको अच्छा खिलाया जाए, अच्छा पिलाया जाए, विटामिन दिए जाए, प्रॉपर एक्सरसाइज हो, तो वो रिवर्ट हो जाएगा। नहीं आएगा? इसको बोलते हैं एजिंग। एजिंग किसी भी एज में आ सकती है, रिवर्सिबल होती है। सेनिसेंस ओनली, समझ रहे हो, ओल्ड एज में आती है, इरिवर्सिबल होती है, एक बार चालू हो जाए फिर वापस नहीं होती, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो उसको फिल करने के लिए क्या चाहिए? एरोला। तो एरोला मतलब स्पेस, तो फिल द एरोला ऑफ बॉडी। एरोला ऑफ बॉडी, जो बॉडी के एरोला को फिल कर रहा है वो एरियोलर है, याद आ गया? एक्ट एज, प्रेजेंट कहां होगा? प्रेजेंट बेनेथ स्किन,
present beneath skin act as framework ठीक है, फ्रेमवर्क की तरह काम करता है, स्किन के नीचे होता है, फिल द एरोला बॉडी। 3 पॉइंट याद कर लो, बहुत सफिशिएंट है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं एडिपोज। एडिपोज क्या है? एडिपोज, ठीक है, इट इज अ फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू विच फॉर्म बाय एग्रीगेशन ऑफ एडिपोसाइट। ये फैट को संचित करने वाले, स्टोर करने वाले सेल्स हैं, टिश्यू हैं, ठीक है, जो एडिपोसाइट के एग्रीगेशन इकट्ठा होने से बनते हैं। ठीक है, फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू में शॉर्ट में लिख रहा हूं, फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू, फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू। कहां प्रेजेंट होते हैं? स्किन के नीचे प्रेजेंट बेनेथ स्किन। ठीक है, स्किन के नीचे होते हैं, एक लेयर होती है स्किन के नीचे, विटामिन डी फॉर्मेशन सनलाइट में इसी में होती है। मेल में थोड़ी थिन लेयर होती है, फीमेल में थोड़ी थिक लेयर होती है, इसलिए फीमेल की जो बॉडी होती है सॉफ्ट होती है। ठीक है, मेल की बॉडी थोड़ी सी कम सॉफ्ट होती है, समझ रहे हो? कारण भी है, फीमेल में इसका मात्रा ज्यादा होती है क्योंकि उसको बेबी कंसीव करना होता है, बेबी को होल्ड करना होता है, आप समझ रहे हो? तो नेचर ने उसको अपनी ही तरह बनाया, नेचर की तरह बनाया, ठीक है, जिससे कि वो बेबी एक जन्म, समझ रहे हो ना, एक जीवन को बना सके। तो बहुत सारे कारण इसके तुम पढ़ोगे एमबीबीएस के अंदर। ठीक है, पर एक काम और करती है ये, एक्ट एज इंसुलेटर। जिनकी स्किन के नीचे इसकी लेयर ज्यादा होती है, कई एनिमल, पोलर बियर देखा होगा ना, मतलब माइनस टेम्परेचर पर ही मस्त घूम रहा है, ठंडी नहीं लग रही उसको, क्योंकि वो इंसुलेटर की तरह काम कर रही है। ठीक है, अंदर की हीट को बाहर नहीं निकलने दे रही, आप समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता उसके ऊपर, आप समझ रहे हो? जब छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो देखा होगा गोल मटोल होता है, एकदम गेंद जैसा होता है, नहीं होता? हाँ, तो नेचर ने उसको प्रोटेक्शन के लिए दिया है कि गिर जाए तो उसको कोई दिक्कत ना हो, खाने की जरूरत पड़े तो वो टिश्यू टूट करके उसको खाना दे दें, नहीं आया क्या? क्योंकि वो डिपेंडेंट है, अभी वो भगवान के ऊपर डिपेंड है, हे प्रभु तूने मुझे जन्म तो दे दिया, ठीक है, पर मेरी माँ मेरी सुनी नहीं रही है, ठीक है, वो सो रही है, मुझे भूख लगी है। भगवान कहते हैं कि भाई टेंशन मत कर, तुझे मैंने, ठीक है, एडिपोज टिश्यू दिए हैं, ठीक है, ठीक है, एडिपोज टिश्यू दिए हैं, ये ऑटोमेटिकली ब्राउन फैट होता है, वो तुरंत टूटना चालू होता है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करा देता है। ठीक है, ठंडी लगती है तो उसको हीट प्रोवाइड करा देता है, पर वो स्टार्टिंग के 4-5-6 महीने तक ही होता है, उसके बाद अचानक से बच्चा कहता है कमजोर हो गया, कहते थोड़ा लल्ला तो बड़ा कमजोर हो गया, नहीं आया क्या? मैं पहले आया था बड़ा बड़ा गोलमटोल था। तो वो नेचुरल प्रोसेस है, वो फैट कुछ समय तक काम करता है, जब तक ये बच्चा, समझ रहे हो, हल्ला मचाने वाला ना हो जाए। जब भूख लगेगी तो पूरा सर, समझ रहे हो ना, पूरा मोहल्ले तक को सुनाई देगा कि उसको भूख लगी है भाई, नहीं आया क्या? हाँ, तो जब इस लायक हो जाता है तब नेचर उससे उस चीज को वापस ले लेती है, मतलब प्रॉपर एकदम नेचर ने बनाया चीजों को बहुत तरीके से। तो प्रेजेंट बेनेथ स्किन एक्ट एज इंसुलेटर, एक्ट एज इंसुलेशन, समझ रहे हो ना? हाँ, इंसुलेटर एंड शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर समझते हो? जैसे हर ऑर्गन, हार्ट के चारों तरफ एडिपोज टिश्यू का एक लेयर है, लिवर के चारों तरफ एडिपोज टिश्यू की एक लेयर है, हर ऑर्गन के चारों तरफ एक है। या तुम आंखें दबा लेते हो, ऐसे 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 दबा लेते हो, फूट जाएंगी आंखें भाई, समझ रहे हो? पर आंखों के चारों तरफ एडिपोज टिश्यू की एक लेयर है जो शॉक धक्कों को एब्जॉर्ब करती है। कभी लड़े हो किसी से? लात घुसे पड़े हैं? पढ़े होंगे भाई, मुझे भी पढ़े थे एक बार, ठीक है। तो भाई वो क्या, मैं क्या था, अब पर्पस तो सुनो, मैं कॉलेज से बाहर निकल रहा था, तो बहुत सारे मतलब नहीं ग्रुप बनते हैं, तो मैं दूसरा तीसरा दिन कॉलेज का होगा मुझे नहीं पता, थोड़ी सी इतनी दया भाव रहती है, एक लड़के को 8-10 लड़के मेरे लात घूसों से पीट रहे थे। भाई मैंने कहा कम से कम पूछू तो सही हो क्या रहा है, ये गलती में ही मत पड़ जाना उस चक्कर के अंदर। तो मैं रोका, भाई रुक जाओ भाई, क्यों मार रहे हो उसको, तू भी इसी का साथी है, आप ले लो उसको। भाई मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा था हो क्या रहा है, नहीं आया गया, मतलब ऐसी कंडीशन थी, बिलीव नहीं करोगे मेरी, मतलब ऐसा लग रहा है जॉइंट में क्या हो गया यार, ठीक है। पर उन्होंने ज्यादा नहीं, पर हाँ मतलब अच्छा खासा उन्होंने कर दिया। तो बाद में मैं भूल गया कि वो लड़का कहाँ गया, वो लड़का भी भाग गया, वो भी भाग गए, मैं अकेला था वहां पर, ठीक है। तो समझ में आई मैंने बहुत गलती की, ठीक है। तो लोगों ने कहा सर आपको वहां भाई साहब जाना ही नहीं चाहिए था वहां पर आपको, ठीक है।
वो आपस में उनकी कोई चल रही होगी, रंजिश कोई होगी, आपने फालतू में उसको, मैंने अकेला था इसलिए मैं पूछ गया, पहुंच गया कि भाई मार क्यों रहे हो, मैं पूछ रहा था मार क्यों रहे हो रोको भाई, इतना मत मारो, मर जाएगा, मार क्यों रहे हो। तो उनने छोड़ कर मेरे ऊपर लग लिया, उस मौका पाके वो निकल लिया वो, ठीक है। तो समझ रहे हो ना, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। जब तक 4-5 लोग हो ना तो बचाने ही मत जाओ। तो समझना मेरी बात, पर उस समय मेरे ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। क्यों? एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, सारा शॉक कौन झेल गया? एडिपोज टिश्यू। और एडिपोज टिश्यू नहीं होता तो मेरा हार्ट फट गया होता, किडनी फट गई होती बेचारी, नहीं आया क्या? समझ में आया? तो एडिपोज टिश्यू एक तरीके से शॉक, धक्कों को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, नहीं आया क्या? वो दिन अभी भी याद है, इतने जैसे जुन दिमाग कैसा हो गया, ठीक है। नहीं हो क्या गया यार, मैं कहाँ पड़ा हुआ हूँ यार, मैं सड़क पर क्या हो क्या रहा है, ठीक है। घर वालों को नहीं बताया मैंने, तो समझ रहे हो, मार और पड़ेगी घर पे जाकर के, तुझे क्या जरूरत थी वहां बोलने की, ठीक है। तो घर पे गया, वो 2-3 दिन तक तो दर्द होता रहा, नहीं हो क्या गया यार, क्या चीज? अरे नहीं, इधर रिफ्लेक्स, ठीक है। जैसे आप जा रहे हो, अचानक से कोई पीट रहा है वहां पर, ठीक है, तो क्या होगा? समझ में नहीं आया ना, सोचो भाई ये क्या हो रहा है, पीट क्यों रहा है, मार देंगे इसको। तो रोको तो सही भाई, मार क्यों रहे हो, पूछे तो सही। उन्हें लगा कि इसी का दोस्त आ गया है, तो ठीक है, लाओ उसको भी बस उठा लो, ठीक है। उसका मौका पाकर वो निकल लिया था, वो मतलब पर वो बच गया, हाँ ठीक है। दो वो उनकी एनर्जी दो जगह डिवाइड हो गई, कुछ मेरे ऊपर कुछ उसके ऊपर। चलो, तो समझ में आया? शॉक एब्जॉर्बर, अब भूलोगे शॉक एब्जॉर्बर, भाई एमडी सर को भी घूसे लगे थे। शॉक एब्जॉर्बर, इंसुलेटर, यानी अंदर की हीट को बाहर नहीं आने देगा, बाहर की हीट को अंदर नहीं आने देगा, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन याद रहेंगे, एनसीईआरटी पूरी कवर्ड है। अब मैं कर रहा हूं डेंस रेगुलर और डेंस रेगुलर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा अलग से लेके चलूंगा। अच्छा, मैंने इनको आगे भी लिख दिया है, अरे अच्छा, एरुलर उसको मैंने यहाँ हेडिंग डाल के अलग लिख दिया था, कोई नहीं, ठीक है। डेंस रेगुलर इरेगुलर को मैं आगे करता हूँ, ठीक है। यहाँ से हटा रहा हूँ उसको, इसको हटाता हूँ, ठीक है। डेंस रेगुलर इरेगुलर को मैं आगे लेके चलता हूँ, इसको समझ लो पहले, ठीक है। समझना, मैं बात किसकी कर रहा हूँ? एरुलर और एडिपोज, पहले इसको कवर कर रहा हूं मैं। एरुलर एडिपोज, ये तो है एरुलर कनेक्टिव टिश्यू। क्या है ये? एरुलर। ये डायग्रामेटिकली क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं। एरियोलर, जो एरियोला को फिल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, एरियोलर। बस डायग्राम में जो दे रखा है तुम्हें उसके बारे में पता होना चाहिए, है क्या ये, समझना। देखो समझना, ये क्या निकल रहे हैं? व्हाइट कलर के कोलिजन फाइबर। ये क्या है? कोलिजन फाइबर दे रखा है क्या? हाँ दे रखा है। ये क्या है? कोलिजन फाइबर, समझना। अब तुम्हें जो येलो कलर के दिख रहे हैं ना, येलो कलर के दिख रहे हैं, ये येलो कलर के, ये क्या है? येलो इलास्टिन फाइबर, येलो इलास्टिन। तुम्हें पिंक कलर का जाल दिख रहा है? पिंक कलर का जाल, ये रेटिक्यूलर है, रेटिक्यूलर फाइबर, समझना। ये तुम्हें दिख रहा है मास्ट सेल, ये तुम्हें दिख रहा है न्यूट्रो, 3 न्यूक्लियस दिख रहा है, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। ये हेडफोन दिख रहा है, हेडफोन क्या होगा? हेडफोन क्या है ये? इओसिनोफिल्स। तुम ही बता रहे हो, मैं नहीं बता रहा। मैक्रोफेज तुम समझ ही रहे हो ना, मैक्रोफेज इरेगुलर। ये एडिपोसाइट हैं, कौन है? एडिपोसाइट्स। ये तो ब्लड वेसल्स समझ ही रहे हो, ब्लड वेसल्स हैं। और कोई बचा क्या इसमें? ये बचे प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल्स। और एडिपोसाइट का डायग्राम हमने अलग से भी, हमने कहा एनसीईआरटी अलग से भी दिखा दिया है, ठीक है। यहां पर क्या स्टोर होता है? फैट, फैट स्टोरिंग सेल्स हैं ये एडिपोसाइट, समझ गए ना मेरी बात। ये न्यूक्लियस लगा हुआ है, फैट स्टोरिंग एरिया हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। ये डायग्राम समझ में आया नहीं आया? इस डायग्राम से रिलेटेड कोई चीज आएगी, कर लोगे नहीं कर लोगे? क्या? एरियोलर अलग होता है, एरियोलर तो पूरा बॉडी भरा पड़ा है। एरियोलर का मतलब है स्पेस में जो भरा पड़ा है वो एरियोलर है, ठीक है। उसमें सब कुछ होगा, उसमें एडिपोसाइट का मतलब ये टिश्यू अलग ही होंगे, गुच्छों की फॉर्म में होंगे, समझ रहे हो? अलग अपना, इनका अपना अलग अस्तित्व है, समझ गए ना मेरी बात? यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? ठीक है, चलो बस कवर है। पुरानी एनसीईआरटी है, एक मिनट दियो, पुरानी वाली एनसीईआरटी। कुछ बचा है एनसीईआरटी का? बताओ, कोई चीज रह गई क्या? दोनों डायग्राम आ चुके हैं,
आ चुका है, कनेक्टिव टिश्यू पूरा मैंने करा दिया है। ठीक है, ठीक है, अब डायग्राम की बात कर रहा हूं मैं इसकी। ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कैसे बताए थे मैंने? एक तो बड़े प्यार से फाइबर भरे हैं, एक गुस्से में फाइबर भरे हैं। डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। तो यह तुम्हें जो प्यार से नजर आ रहे हैं फाइबर कौन से नजर आ रहे हैं? ये टेढ़े मेढ़े नजर आ रहे हैं कोलेजन फाइबर, डेंस रेगुलर। गुस्से में नजर आ रहे होंगे, अच्छा सॉरी, प्यार से, डेंस इरेगुलर। प्यार से भी ऐसे भरोगे तुम तो डायग्राम पहचान लोगे ना, ये कौन सा रेगुलर का है कौन सा रेगुलर का है, क्योंकि डायग्राम छापेंगे और ऑप्शन दे देंगे इससे। अब डेंस रेगुलर के अंदर हम बात करेंगे, इसमें दो चीज आपको पढ़नी है, टेंडन और लिगामेंट। टेंडन, अच्छा टेंडन क्या होते हैं? टेंडन मतलब टी, लिगामेंट मतलब एल। जो बोन को बोन से जोड़े, जो बोन को मसल से जोड़े, टेंडन। जॉइन बोन टू मसल, जॉइन बोन टू बोन। अच्छा एक रुको रुको रुको, पहले कंपोजिशन लिखा दूं मैं, कंपोजिशन पे क्वेश्चन आ जाता है। कंपोजिशन में पूछेगा जो टेंडन होते हैं किससे मिलके बने होते हैं? भाई टेंडन में क्या होता है, कौन से फाइबर होते हैं? टेंडन बहुत मजबूत होते हैं, यानी वाइट कोलेजन फाइबर। हाँ लिगामेंट थोड़े से इलास्टिक होते हैं ना, लिगामेंट एकदम इलास्टिक होते हैं, तो इसमें येलो इलास्टिन फाइबर होंगे, येलो इलास्टिन होंगे। पर मजबूती के लिए कोलेजन फाइबर चाहिए ही चाहिए, अगर कोलेजन फाइबर नहीं होंगे तो मजबूती नहीं आएगी, इसलिए यहां पर कोलेजन फाइबर भी होते हैं प्लस कोलेजन। हाँ लिख देता हूं फ्यू। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये आता है। अगला क्वेश्चन बनेगा क्या करते हैं, ज्वाइन बोन टू मसल्स, ज्वाइन बोन टू बोन। वैसे तो देखो टेंडन टूटते नहीं इतनी आसानी से, एक्लेस टेंडन होता है ये पीछे, एक्लेस टेंडन जानते हो ये नीचे होता है पीछे, अरे ये एंकल के नीचे यहाँ पर एक्लेस टेंडन होता है, बहुत मजबूत होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन ऑफ अवर बॉडी, समझ रहे हो एक्लेस टेंडन। पर टूट गया ना फिर जुड़ता भी नहीं है इतनी आसानी से। हाँ समझना मेरी बात। अब हम बात करेंगे इसकी डेंस इरेगुलर। तो ये कवरिंग बनाते हैं, क्या हो गया, इधर आ जाओ, ठीक है। अच्छा पानी आ रहा है, पानी आ रहा है क्या? तो चलो तुम इधर आ जाओ। प्रेजेंट अराउंड ऑर्गन, जैसे पेरी कार्डियम, पेरी स्टीम, पेरी कॉन्ड्रियम, ग्लिसन्स कैप्सूल, एक्सेट्रा।
भाई जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनके चारों तरफ एक लेयर बनाते हैं, मजबूती देते हैं, उनकी कवरिंग बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो पेरिकार्डियम हार्ट की कवरिंग होती है, पेरिओस्टियम ठीक है बोन की कवरिंग होती है, पेरिकॉन्ड्रियम कार्टिलेज की कवरिंग होती है, ग्लीसंस कैप्सूल ठीक है डाइजेशन में पढ़ाता था मैं, ठीक है, लीवर की कवरिंग होती है, यस लीवर की कवरिंग होती है, या हेपेटोसाइट की कवरिंग होती है, ग्लीसंस कैप्सूल, ये सब किससे मिलकर बने होते हैं, डेंस इरेगुलर, आप समझ रहे हो। पेरिकॉन्ड्रियम, कॉन्ड्रियो मतलब कार्टिलेज, कार्टिलेज की कवरिंग पेरिकॉन्ड्रियम, ऑस्टियो मतलब बोन पेरिओस्टियम, ठीक है, ग्लीसंस कैप्सूल लीवर हो गया, ठीक है, पेरिकार्डियम कार्डियो मतलब हार्ट हो गया, इन सब की कवरिंग को बनाने में इनका रोल है, आई या नहीं आई, बस मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। अब तीसरे टिश्यू बच्चे स्पेशलाइज्ड, ये कंप्लीट हो जाता है। कार्डियम हार्ट, हाँ एक ही बात है। स्पेशलाइज्ड में आप क्या पढ़ोगे, फ्लूइड, फ्लूइड में करा चुका हूं, यानी ब्लड और लिम्फ, ब्लड और ये मैं करा चुका हूं। अब क्या पढ़ना बचा है इसके अंदर, स्केलेटल, स्केलेटल जिसमें बोन और कार्टिलेज आप पढ़ोगे, ये थोड़ा मैं बताऊंगा आपको खत्म है इसके बाद, ठीक है, इसको लिख लो। अब मैं स्केलेटल पर आ रहा हूं, ठीक है। स्केलेटल में बोन और कार्टिलेज के बेसिक फीचर, बहुत डिटेल नहीं पढ़ना, पहले मैंने बहुत डिटेल पढ़ाया था, उतना अब है ही नहीं सिलेबस में, ना ना ना, बस एनसीईआरटी में जो दे रखा है ना वो पॉइंट पता होने चाहिए, बस बेसिक, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा समझा दूंगा कंसेप्ट के लिए। यस मीजोथीलियम तो होती ही है, ठीक है, वो पेरिका मतलब मीजोथीलियम तो एक नॉर्मल लेयर है सब ऑर्गन के ऊपर होगी, पर ऑर्गन की अपनी खुद की कवरिंग है जो बना रही है, उसको स्ट्रेंथ दे रही है, वो पेरिकार्डियम है, पेरिओस्टियम है, पेरिकॉन्ड्रियम है, कॉन्ड्रियो मतलब कार्टिलेज, कॉन जैसे ना कहते हैं कार्टिलेजिनस फिश, कॉन्ड्रिक्थिस, बोनी फिश ऑस्ट्रिक्थिस, कॉन्ड्रियो टर्म कहीं आ गया कार्टिलेज की बात कर रहे हैं, ऑस्टियो टर्म आ गया बोन की बात कर रहे हैं, समझ, हिपैटो टर्म आ गया लिवर की बात कर रहे हैं, इट इज अ टर्मिनोलॉजी, ठीक है, जोर से बोल, अभी मैं बताऊंगा, हाँ ये कवरिंग को मैं डायग्राम बना के समझा रहा हूं इसके अंदर, ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, अब आ जाओ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज, टाइम है वैसे तो चलो हो जाएगा, हो गया। स्पेशलाइज्ड टिश्यू में फ्लूइड और स्केलेटल लिख लो, फ्लूइड में ब्लड और लिम्फ में करा चुका हूं, ये मुझे कराना है बस, आ रहा हूं, बढ़ जाऊं आगे, 12 बजे तो मैं छोड़ दूंगा, 12 बजे एकदम, ठीक है। अब आ जाओ स्पेशलाइज्ड कनेक्टेड टिश्यू कार्टिलेज, एनसीईआरटी लाइंस, कार्टिलेज कैसे होते हैं, रबड़ है किसी पे, रबड़ रबड़, पेंसिल से काम करते हो, रबड़, हाँ ये आ गई, ये आ गई, हाँ देसी आदमी हूँ रबड़ बोलता हूँ, ठीक है। अब आ जाओ इरेजर, ठीक है, सुनो, अब सुनो, किसकी रबड़ है, उसकी हाथ खराब होने वाली है, कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ समझना, ये रबड़ है, ठीक है, सॉलिड है या होलो, अगर मैं इसको तोड़ना चाहूं तो तोड़ पाऊंगा क्या, क्यों नहीं तोड़ पाऊंगा, क्योंकि कंप्रेसिबल है, कंप्रेसिबल है, कैसी है, ठीक है, अगर मैं बोतल से दम लगा के मस्को मारा भी तो दबेगी फिर ऊपर हो जाएगी, नहीं है क्या, ऐसी चीज टूटती है आसानी से, अगर ये मुझे ऐसे सॉलिड स्टोन का टुकड़ा देती और मैं दम लगा के बोतल मारता खिल जाता, नहीं आया था, वो भी सॉलिड थी, ये भी सॉलिड है, पर ये प्लाइबल है, प्लाइबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी वो प्लाइबल नहीं थी, समझ में आ गया, तो अब जिंदगी में भूलोगे प्लाइबिलिटी क्या होती है, तो रजिस्ट, रजिस्टेंस समझते हो, रजिस्ट अगेंस्ट कंप्रेशन, कंप्रेशन के अगेंस्ट इसमें रेजिस्टेंस पावर है, ये टूटेगी नहीं, नहीं आया क्या, पहले बोल दिया था टूट जाए टेंशन मत करियो, ठीक है,
समझ रहे हो, रजिस्ट है, मजबूत है, कंप्रेशन के अगेंस्ट कोई फर्क इस पर पड़ने वाला नहीं है, कितना भी दबा दो, कितना भी तोड़ दो, टूटेगी नहीं। तो ये क्या है, कार्टिलेज। नहीं आया क्या? कार्टिलेज कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं पर प्लायबल होते हैं। प्लायबिलिटी मतलब है रजिस्ट अगेंस्ट कंप्रेशन। आई या नहीं आई? कंप्रेशन के अगेंस्ट इसमें रेजिस्टेंस पावर है। प्लायबिलिटी समझ में आ गई भी, रबड़ से याद रखना। सॉलिड तो ठीक है, बोन भी होते हैं, सॉलिड ये भी होते हैं, पर बोन प्लायबल नहीं होते, कार्टिलेज प्लायबल होते हैं। आई या नहीं आई? चलो, अब कार्टिलेज की बात करूं तो वो तीन चीजें होंगी। क्या क्या होंगी? फाइबर होगा, फाइबर होगा, मैट्रिक्स होगा और सेल्स होंगे। अब तीन में क्लासिफाई कर रहा हूं। अगर फाइबर की बात करूं, फाइबर कौन से होंगे यहां पर, जरा फटाफट तो बताओ। कार्टिलेज में दोनों टाइप के फाइबर होते हैं, ठीक है, कोलेजन भी होंगे और इलास्टिन भी होंगे। बस इतना ही लिखना है, ठीक है। अगर हम बात करें मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को क्या बोलोगे? इसके मैट्रिक्स को कॉन्ड्रिन। कॉन्ड्रिन मैट्रिक्स क्या होगा? कॉन्ड्रिन। और मैट्रिक्स कैसा होगा? ए वैस्क्यूलर। कॉन्ड्रिन कैसा होगा? ए वैस्क्यूलर। इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होते, ठीक है। तीसरा क्या होगा इसके अंदर? सेल्स। थर्ड क्या होंगे? सेल्स। मेन सेल्स की अगर मैं बात करूं, तीन टाइप के सेल्स ध्यान रखने हैं आपको। कॉन्ड्रियोब्लास्ट, कॉन्ड्रियोसाइट, कॉन्ड्रियोक्लास्ट। कॉन्ड्रियोक्लास्ट, क्लास्ट मतलब मैक्रोफेज की बात चल रही है, ठीक है। बस तीन टाइप के सेल ध्यान रखने। कॉन्ड्रियो मतलब कार्टिलेज, कॉन्ड्रियोब्लास्ट, कॉन्ड्रियोसाइट्स, कॉन्ड्रियोक्लास्ट। इट इज अ मैक्रोफेज। कॉन्ड्रियोक्लास्ट क्या है? ये मैक्रोफेज है। किसी भी सेल के आगे ब्लास्ट लगा हुआ है मतलब निरंतर विभाजन करने वाली सेल है। नहीं आई क्या? ठीक है, कंटिन्यू यही ब्लास्ट आगे जाकर के साइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जरूरत पड़ने पर ब्लास्ट ही साइट बनाते हैं। समझ रहे ना मेरी बात? चलो, तो immature dividing cells, mature non dividing cell। ठीक है, इनकी पोजीशन वैसे जरूरत नहीं है पोजीशन, ठीक है। चलो एक बार लिखा देता हूं मैं लाइन में क्या जा रहा है, ठीक है। प्रेजेंट ऑन पेरीफ्री, पेरीफ्री ऑफ कार्टिलेज। ये कहां प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन अ कैविटी। क्या बोलते हैं इस कैविटी को? लैक्यूने, लैक्यूने, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। लैक्यूने के अंदर होते हैं, कैविटी के अंदर होते हैं, ये पेरीफ्री पर होते हैं। दोनों करते क्या है? दोनों का मेन काम क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज। दोनों ही मिलकर क्या कराते हैं? ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज। बस, अगर मैं बात करता हूं कॉन्ड्रियो क्लास्ट, क्लास्ट क्या काम करते हैं? इट इज अ मैक्रोफेज। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन ऑफ कार्टिलेज एंड फॉर्मेशन ऑफ बोन।
ब्रेक डाउन के लिए टर्म यूज करते हैं रिजॉर्प्शन या रिजॉर्प्शन, ब्रेक डाउन। जब बच्चा पैदा होता है तो बॉडी में मोस्टली कार्टिलेज ही तो होते हैं बच्चे के अंदर, बिल्कुल सॉफ्ट होता है। माँ देखो कभी इसको ऐसे लिटाती है इस करवट से, कभी इस करवट से, कभी ऐसे, नहीं आया क्या? कई कई माँ नहीं समझ पाती है तो उसको एक ही करवट से लिटा के रख देती है, तो क्या होता है उसका सर पिचक जाता है यहाँ पर और लाइफ टाइम पिचका रह जाता है। ठीक है, क्योंकि उसकी ये स्कल होती है ना, कार्टिलेज की मिल से बनती है, सॉफ्ट होती है। तो उसके लिए एक एक तकिया बनाया जाता है गोल गोल, जिसमें सरसों या राई भरी जाती है ना, जिससे सर उसका एकदम फिक्स रहे, मतलब हर तरह सपोर्ट मिले उसको। देखा है ना अभी, जिससे उसका सर बहुत अच्छा सा निकल के आए, तो माँ पूरा ध्यान रखती है बच्चे का, समझ रहे हो, उसकी शेप अच्छी हो, समझ रहे हो, उसके सर प्रॉपर हो, प्रॉपर मालिश हो उसकी, आया समझ में? क्योंकि पूरी बॉडी क्या है, कार्टिलेज। नेचर ने सोच समझ के बनाया, अगर पलंग से गिर गया तो हड्डी टूटेगी नहीं, क्योंकि हड्डी है ही नहीं, कार्टिलेज है, नहीं आया क्या? और नेचर ये भी चाहती है कि माँ से जब बर्थ होती है बच्चे का तो स्पेस बहुत कम होता है, आसानी से बच्चा बाहर आ पाए। ठीक है, तो बॉडी कैसी होनी चाहिए, कार्टिलेजनस। तो सोच समझ के नेचर ने बनाया, तो पूरी बॉडी मोस्टली कार्टिलेज से मिलकर बनती है। फिर जब जन्म हो जाता है बच्चे का तो धीरे धीरे वो कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट होते हैं। तो उसमें रोल बहुत इंपॉर्टेंट, अहम रोल होता है इन कॉन्ड्रियोक्लास्ट का। ये कार्टिलेज को खाना चालू करते हैं, कैविटी बनाते हैं, उन कैविटी में ऑस्टियोसाइट या ऑस्टियोब्लास्ट आके बैठ जाते हैं और धीरे धीरे उस जगह को फिल कर देते हैं बोनी मटेरियल से, और कार्टिलेज रिप्लेस हो जाते हैं बोन के अंदर। तो हमारी बॉडी में मोस्टली बोन रिप्लेसिंग बोन है, जो कार्टिलेज के रिप्लेस होने से बनी है, और उसमें स्पेशली हाइलिन कार्टिलेज होते हैं। समझ रहे हो ये वाली बात, जानते हो? हमारी बॉडी में मोस्टली बोन रिप्लेसिंग बोन है, जो कार्टिलेज के रिप्लेसमेंट से बनते हैं। समझ रहे हो? हाँ, तो ये तीसरी बात है, उसमें इनका रोल है मैक्रोफेज का और कॉन्ड्रियोक्लास्ट का। तो ये मेन चीज समझ में आ गई। ठीक है, ये फाइबर और मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, यही दोनों सेल मिल करके, बस ये कंटिन्यू डिवाइड करते हैं, ये डिवाइड करना बंद कर देते हैं, लैक्यूना के अंदर बैठ जाते हैं, मेंटेन करते रहते हैं उसको। ठीक है, ये डिवाइड कर, लैक्यूना कैविटी स्पेस को बोलते हैं। भाई डायग्राम बना के दिखा रहा हूं मैं उसको। ठीक है, डायग्राम में दिखाऊंगा इस चीज को, तो इसको मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इन सारी चीजों को। अगले डायग्राम के अंदर लिख लिया क्या? कितने रह गए? तूने लिख लिया? लिखा बेटा? नहीं लिखेगी? क्यों, गुस्से में? तो नोट्स बने हैं पहले के? फिर तो ठीक है, पर ये देख, मैं छोटा था मैं भी करता था, अब छूट गया ना, अब नहीं लिख पाऊंगा मैं। फिर मैं दोबारा घर जाके दोबारा शुरू से स्टार्ट करता था, तो टाइम बहुत बर्बाद होता था। सब जब क्या है कि अगर छूट गया कोई दिक्कत नहीं, जहां से मैं पकड़ सकता हूँ वहीं पकड़ लो, उसी जगह छोड़ देता हूँ, टाइम तो बच जाएगा ना। कर सकते हैं ऐसा, पर डिपेंड उस पर करता है। हाँ, कहाँ से आवाज आई थी? सर हाँ, मैक्रोफाज भक्षण कोशिकाएं। यस, रिजॉर्प्शन लिखाया था मैं, रिजॉर्प्शन तोड़ना, ब्रेक डाउन। लैक्यूना के अंदर ये नहीं होते, लैक्यूना के अंदर ये होते हैं। अच्छा तू समझ गया, तू कह रहा है खा लेते हैं तो कैविटी बन जाते हैं स्पेस, उनमें ऑस्टियोब्लास्ट आकर के बैठ जाते हैं, वो उसको धीरे धीरे बोनी मटेरियल भरना चालू कर देते हैं, धीरे धीरे रिप्लेस हो जाती है कार्टिलेज बोन में। यहां तक कोई डाउट? हट रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। एक जमाने तो पूरी मैकेनिज्म बताता था मैं उसकी, मतलब पूरी कैसे कार्टिलेज बन रही है, रिप्लेस हो रही है बहुत, क्योंकि उस समय एम्स का भी पेपर होता था, सब चीजें होती थी, जिपमेर होता था। ठीक है, सब में अलग, पता नहीं कोई लिमिट ही नहीं थी सिलेबस की, बहुत ज्यादा पढ़ते, बहुत पढ़ाते थे, बहुत ज्यादा। अब ये समझ में आ गया? एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, ये कार्टिलेज है। कार्टिलेज की कवरिंग को क्या बोलोगे जरा बताओ? कॉन्ड्रियो साइट, कवरिंग को कॉन्ड्रियोसाइट बोलते हैं। पेरिकॉन्ड्रियम, ये क्या है? पेरिकॉन्ड्रियम, कवरिंग ऑफ कार्टिलेज। आई सिर्फ लौती पेरिकॉन्ड्रियम में होती है, जो कैसी होती है? वेस्ट्यूलर। पेरिकॉन्ड्रियम को छोड़ दो तो पूरी कार्टिलेज कैसी होती है? ए वेस्ट्यूलर।
यहां पर आपको ब्लड वेसल्स मिल जाएंगे, यहां पर आपको ब्लड वेसल्स मिल जाएंगे, यहां पर आपको ब्लड वेसल्स मिल जाएंगे, यहां आपको ब्लड वेसल्स मिल जाएंगे। समझ रहे हो? इसके अलावा जो मैंने बताया था कवरिंग में क्या होंगे, कवरिंग में फाइब्रस टिश्यू होंगे, कवरिंग में क्या होंगे, फाइब्रस टिश्यू, जैसे पेरिकॉन्ड्रियम, पेरीओस्टियम, डेंस, डेंस, रेगुलर इरेगुलर, डेंस इरेगुलर, डेंस इरेगुलर, डेंस इरेगुलर, नहीं दिख रहे हैं, गुस्से में भरे हैं नेचर में, डेंस इरेगुलर, डेंस इरेगुलर। ठीक है, तो ये दिख रही है, ये क्या है, पेरी, पेरी ऑस्टियम नहीं, पेरी कॉन्ड्रियम। वेस्कुलर होगी ये, वेस्कुलर, पेरिकॉन्ड्रियम वैस्कुलर होती है। क्या बेटा, एक लेक्यू, अब नहीं आएगा, पहले लिखा रखा है मैंने, एक लेक्यूनम में एक सेल भी हो सकती है, दो सेल भी हो सकती हैं, तीन सेल भी हो सकती हैं, मैक्स टू मैक्स चार सेल भी हो सकती है। ठीक है, यहां लिखा दूंगा उसको मैं। ठीक है, तो पेरिकॉन्ड्रियम इज अ कवरिंग ऑफ कार्टिलेज। क्या है ये, कवरिंग, कवरिंग ऑफ कार्टिलेज। कोई डाउट? ठीक है, जो कैसी होगी, वेस्कुलर होगी, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे। अंदर क्या दिख रहा है आपको, अंदर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को क्या बोलोगे, कॉन्ड्रिन, कॉन्ड्रिन कैसा होगा, ए वेस्क्यूलर। कोई डाउट? मैट्रिक्स में क्या दिख रहे हैं आपको, मैट्रिक्स में क्या होगा, फाइबर्स, क्या दिख रहे हैं आपको, फाइबर्स। फाइबर्स कैसे होंगे, कोलेजन भी हो सकते हैं और इलास्टिन भी हो सकते हैं। भाई कौन सी टाइप की कार्टिलेज है, हाइलीन है, फाइब्रस है, समझ रहे हो ना, या इलास्टिक है। इलास्टिक में तो प्रॉपरली क्या होते हैं, इलास्टिन फाइबर होते हैं। हाइलीन के अंदर कोलेजन फाइबर होते हैं, पर बहुत थिन होते हैं, बहुत थिन कोलेजन फाइबर, जिनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम उसकी मैट्रिक्स की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होती है, इसलिए फाइबर दिखते नहीं है। दो चीजों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगी तो वो इनविजिबल हो जाएगी, जानते हो ना इनविजिबिलिटी का कंसेप्ट। हाँ, तो इसलिए वो इनविजिबल होते हैं, तो कुछ लोग लिख देते हैं कि फाइबर होते ही नहीं है, बिना फाइबर के तो उसका अस्तित्व ही नहीं है, आया नहीं आया, थिन कोलिजन फाइबर होते हैं। ठीक है, और जो फाइब्रस कार्टिलेज होती है ओनली कोलिजन फाइबर होते हैं, बहुत मजबूत कार्टिलेज होती है। ठीक है, जो आपकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क में होती है, पीविक सिम्फाइसिस, याद आ गया। हाँ, इसके अलावा आपको छोटे छोटे सेल्स दिख रहे हैं, क्या है ये, कॉन्ड्रियो, कॉन्ड्रियोसाइट। ये क्या रिलीज करते हैं, रिलीज मैट्रिक्स एंड फाइबर, समझे। अच्छा, इसके अलावा अगर आप बात करें आपसे, ये कॉन्ड्रियोसाइट कहां होते हैं, कॉन्ड्रियोसाइट किसके अंदर होते हैं, कॉन्ड्रियोसाइट किसके अंदर होते हैं, छोटी छोटी कैविटियों के अंदर होते हैं। इन कैविटी को हम क्या बोलेंगे, लैक्यूने। इसमें दिखाया नहीं पर बना दे रहा हूं मैं। ठीक है, कॉन्ड्रियोसाइट कहां होते हैं, प्रेजेंट इन लैक्यूने, लैक्यूने के अंदर होते हैं। ठीक है, अच्छा ये लैक्यूना हो गया, ये लैक्यूना हो गया। लैक्यूने, कैविटी, स्पेस। लैक्यूने के अंदर वन भी हो सकती है और ग्रुप में भी हो सकती है। ग्रुप कितने हो सकते हैं, एक से लेकर के चार तक। ठीक है, अरे हाँ है ना, बात हम, हाँ एक चीज दिखा देते हैं इसके अंदर, ऑस्टियोसाइट तो दिखा दिए मैंने, अगला क्या दिखाना था मुझे, ऑस्टियोब्लास्ट। ये पेरीफ्री पर, पेरीफ्री समझते हो ना, परिधि, पेरीफ्री पर होते हैं, कार्टिलेज की पेरीफ्री पर होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, कंटिन्यू डिवाइड करने वाले सेल, और यही सेल ऑस्टियोसाइट बनाते हैं, यही सेल क्या बनाएंगे आगे जाकर के, ऑस्टियोसाइट। तो ये सब का जो दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, ऑस्टियो बोल रहा हूं, कॉन्ड्रियोब्लास्ट,
जो पेरीफ्री पे लगे हुए हैं, सारे पॉइंट आ गए लगभग, पूरा कार्टिलेज खत्म हो गया यहाँ पर आपका। अब आ जाओ, अब बोन की बात करते हैं लास्ट, उसके बाद छुट्टी। कल चालू करूंगा कॉकरोच, पकड़ के लाना कॉकरोच, तो ले आओ पकड़ के, अच्छा है मैं उसके माउथ पार्ट निकाल के दिखा दूंगा तुम्हें, पर बड़ा कॉकरोच होना चाहिए। अब तुम उसका निम्फ पकड़ लाओ तो नहीं काम चलेगा, कॉकरोच होना चाहिए प्रॉपर। कोई है हिम्मती कॉकरोच को लेकर के आ पाए क्या? लेकर के आएगी, पर बड़ा होना चाहिए। छोड़ो मत, काहे मारो उसको, मत लाओ, जानबूझ के मत मारो, वैसे तो स्प्रे स्प्रे करके मार तो ठीक है, कोई नहीं है, मत लाओ। क्या बताऊंगा मैं कल, ये हो गया, आगे आ जाओ। बोन कैसे होते हैं बेटा? हार्ड होते हैं, नॉन प्लायबल, यानी अगर तुमने दबाया है ना तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, समझ में आया? अगर उसको किया ना ऐसे जो किया था तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है, नॉन प्लायबल होते हैं। हाँ, कंपोजिशन की बात करते हैं तो यहां भी तीन चीजें होंगी, क्या क्या बोलो भाई? यहां पर भी मैट्रिक्स होगा, यहां पर भी फाइबर होंगे, यहां पर भी सेल्स होंगे। आई या नहीं आई? आई, फाइबर्स, मैट्रिक्स, सेल्स। भाई खुश रहो, अच्छी बात है, समझ रहे हो, पर समझ रहे हो, शिष्टाचार में रहो। हाँ अच्छी बात है, खुश रहना अच्छी बात है, मतलब पढ़ाई को मतलब एंजॉय करो, अच्छी बात है, पर दायरे में रह करके, है ना। हाँ, फाइबर्स की बात करते हैं, फाइबर कैसे होंगे? येलो या व्हाइट? ओनली व्हाइट कोलेजन फाइबर, व्हाइट कोलेजन। मैट्रिक्स, 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 ध्यान है ना, मैट्रिक्स में ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं, इनऑर्गेनिक भी होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस लगभग लगभग 30 to 40% के आसपास, हाँ इनऑर्गेनिक ज्यादा होते हैं, लगभग कह सकते हो 60 to 70% के आसपास, जिनमें वही तो मजबूत होते हैं ना, तभी तो कहते हैं इसके अंदर भाई इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है, समझ रहे ना मेरी बात, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, पर कम होता है, हाइड्रोक्साइड तो 5% के आसपास होता है, आइंस होते हैं, ठीक है, समझ रहे ना मेरी बात? अरे आया नहीं आया? हाँ, तो इसमें दोनों चीजें हो सकती हैं, ऑर्गेनिक भी सब्सटेंस होंगे, इनऑर्गेनिक भी होंगे मैट्रिक्स में। परसेंटेज थोड़ा चाहो याद कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितनी होगी ऑर्गेनिक की? लगभग 30 से, इनऑर्गेनिक की लगभग कितनी होगी? 60 to 70%। ऑर्गेनिक के अंदर सर एक ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, तो सब ऑर्गेनिक ही है, सेल तो ऑर्गेनिक ही है, फाइबर तो ऑर्गेनिक ही है, मैट्रिक्स तो ऑर्गेनिक ही है, समझ में आ गया ना, सब कुछ ऑर्गेनिक है, पर इसमें एक प्रोटीन होती है, एक खास प्रोटीन होती है, ओसिन प्रोटीन। डॉग जिसका दीवाना होता है, अगर कुत्ते के मुंह में सूखी हड्डी लगी हुई है ना, तुम छीन मत लेना, समझ रहे हो, खा जाएगा तुम्हें, क्योंकि छोटे बच्चे के मुंह में लॉलीपॉप हो और तुम छीन लो उससे, क्या होगा उसका? हल्ला मचा देगा वो बुरी तरह से, बस वही कुत्ता है वो, समझ रहे हो, वो उसकी लॉलीपॉप है। पहले मैं भी सोचता था कि सूखी हड्डी क्यों चबाते रहते हैं, क्यों, मतलब बस मुंह में रखे रहते हैं और उसको छीनो तो घुर्र घुर्र घुरना चालू कर देते हैं, समझ रहे हो? मतलब मैं देखता था जब भी हम लोग टहलने आते थे, हमने हड्डी क्यों नहीं, हड्डी निकाले मुंह से, समझ रहे ना मेरी बात, हड्डी लेके जाएगा तो हमारी कॉलोनी में लेके आ जाएगा, ये हड्डी तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, तो हम उसको कोशिश करते थे बाहर ही छुड़वा के आए हड्डी, उसको हड्डी नहीं छोड़ता था, आंखें दिखाता था, आंखें, गलती मत कर देना भाई, ठीक है।
तब समझ में, अच्छा डी के अंदर एक प्रोटीन होती है, उसकी लॉलीपॉप है, नहीं है क्या? हाँ चलो, ओसिन प्रोटीन, ठीक है, एटसेट्रा। अच्छा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या क्या आ जाएगा, जरा बताओ? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आइंस, एक्सेट्रा। ये अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास ही होगा, 85% के आसपास ये होता है। इस पर क्वेश्चन आता है मैक्सिमम क्या होता है बोन्स के अंदर, कैल्शियम फॉस्फेट, और बचा हुआ सब मिला दो तो ओनली 5% के आसपास होगा, ठीक है। अब सेल्स वही 3 सेल्स यहां पर होंगे, वहां कॉन्ड्रियो लगाया था, यहां क्या कर दोगे, ऑस्टियो, बस खत्म। इसका डायग्राम समझा दूंगा अभी। वो वाला डायग्राम नहीं जो मैं पहले कराता था, जो एनसीईआरटी का डायग्राम है, वो इतना डिटेल तो अब खत्म हो गया, एक जमाने में ही चीजें आती थी, तब भी नहीं, आप बंद हो गई थी आना, पर हम करा देते फिर भी। अब तो बहुत ज्यादा, जब उधर फिक्स ही हो गया है तो क्यों उन चीजों को आप ऐड कराओ। टिश्यू ही हटा दिया, अब ये तो छोड़ो, टिश्यू ही हटा दिया उन्होंने, तो बेसिक तो हम कराएंगे। जो बेसिक का मतलब जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, तो ऑस्टियो ब्लास्ट, ऑस्टियो ब्लास्ट, ऑस्टियो ऑस्टियो साइट्स, ऑस्टियो ऑस्टियोक्लास्ट, और ऑस्टियोक्लास्ट हार्मोन के हिसाब से काम करते हैं। यही ऑस्टियोक्लास्ट हाइपर हो गए तो हड्डियों को तोड़ तोड़ के रख देंगे। मैंने बताया था फीमेल में आफ्टर मेनोपॉज, ठीक है, एस्ट्रोजन का लेवल डाउन होते ही यही अनकंट्रोल हो जाते हैं, याद आया? और फीमेल में ऑस्टियोपोरोसिस की मतलब प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आफ्टर मेनोपॉज। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो सही कह रहा हूं, उधर मत देख, ठीक है, समझ जाया करो, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, कोई डाउट? तो बस अब आ जाओ, वही काम है, ठीक है। इनसे ही बनते हैं साइट, इमेच्योर हैं, प्रेजेंट ऑन आउटर एंड इनर पेरिफ्री। इनर पेरिफ्री इसलिए बोल रहा हूं कि बोन के अंदर एक कैनाल होती है, बोन में, उसमें क्या भरा होता है, येलो बोन मैरो। मुर्गे की टांग खाई कभी? मुर्गे की टांग खाई कभी? हाँ, दुकान पे अलग से मिलते हैं, ठीक है, लेग, ठीक है, हाँ, लेग पीस मिलते हैं ना, तो लेग पीस जो मिलते हैं तो उसमें लोग क्या करते हैं, स्पेशली उसको मतलब उसको सक करते हैं, समझ रहे हो, ठीक है। हाँ, आज के टाइम में ब्राह्मण भी खाते हैं, सब खाते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। ना खाने वाला जो बिल्कुल जिनके उसमें रिलीजन में होता है वो भी नहीं खाते, और खाने वाले जिनको नहीं खाना चाहिए वो भी सब खाते हैं। समझ में आया? समझा रहा हूँ ये, मतलब आप खाते हैं, समझ रहे हो। सब अपना, ठीक है, अपना अपना है, पर ये है कि हाँ, और मैं ये भी नहीं कहूंगा नहीं खाना चाहिए, नहीं खाओगे तो, समझ रहे हो ना, क्योंकि नेचर में चीजें अवेलेबल नहीं है, इट इज अ इकोसिस्टम, समझ रहे हो ना। हाँ, तो अब जो जैसे आप कोलकाता साइड चले जाओ तो वहां समुद्री है, अब समुद्र में तुम मछली खाओगे, क्या खाओगे, वहां तुम लौकी थोड़ा ना उगाओगे, खेती थोड़ा ना करोगे, समझ में आया। साउथ में जाओगे, साउथ में चावल क्यों खाया जाता है, मछली क्यों खाई जाती है, वो इकोसिस्टम इस तरीके से। तो नेचर का एक कंसेप्ट है भाई, ठीक है, समझ रहे हो। अब शेर अगर, समझ में आया कैसे काम चलेगा, तो वो सिस्टम बना हुआ है। अब मनुष्य की जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, सारे के सारे वेजिटेरियन नहीं हो पा रहे हैं, पर जिनके पास पैसा है, समझ रहे हो, वो मूव कर रहे हैं आज की डेट के अंदर वेजिटेरियन के ऊपर। उल्टा हो रहा है, क्योंकि फिल्म स्टार जितने भी थे देखो सब वेज पर जा रहे हैं, ठीक है। कैंसर जैसे मैं बताया आपको, ठीक है, कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है, ठीक है। यहाँ के पानी में आर्सेनिक बहुत ज्यादा है, यहाँ मतलब पटना का पूरा रीजन है, ठीक है। मैंने भी न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो उसमें बिहार में निकला हुआ था न्यूज़पेपर में, आर्सेनिक की वजह से यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो रही है।
क्योंकि यहाँ तक आते आते भाई जितना भी इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है कहाँ जा रहा है, नदियों में तो जा रहा है बहुत ज्यादा। वही न्यूज पेपर नहीं पढ़ा था मैंने, कल परसों के न्यूज पेपर में था, तब मैं जैसे कोटा के पानी के अंदर वहाँ पावर प्लांट लगा हुआ है वहां पर, ठीक है, रेडिएशन बहुत ज्यादा है, तो बाल वहां जाओगे तो अपने मतलब जाओ ना, संभाल के जाना, बाल उड़ जाते हैं वहां लोगों को जाकर के। हाँ, कोटा की बात कर रहा हूँ, वहां रेडिएशन बहुत ज्यादा है। वैसे तो बाल उड़ने की कंडीशन तो पूरी इंडिया में ही है, समझ रहे हो। जब सलमान खान अपने बालों को नहीं बचा पाया भाई, ठीक है, पैसे की कमी नहीं है, अभी क्या नाम है उनका, अंबानी जी का बेटा अनंत अंबानी, बाल है ही नहीं, गायब हो गए हैं उसके, समझ रहे हो, समझ गए ना मेरी बात। तो तुम काहे को टेंशन करते हो यार बालों की, यार तुम समझ रहे हो। बचेगा सर कुछ दवा बताओ, अरे भाई वो नहीं बचा पा रहे हैं, तुम कहाँ, सोचो मत बालों के लिए, है ना, फोकस करो अपने बस काम पर, अच्छा खाओ, एक्सरसाइज करो, बस वापस आ जाओ, वापस आओ, वापस वापस आओ। तो मैं इसलिए बोल रहा था कि बोन अंदर से सॉलिड नहीं होते, अंदर से होलो होते हैं, तो अंदर भी क्या बेटा, कैंसर, हाँ होलो बोन। तो बोन के अंदर जो होता है येलो बोन मैरो होता है, याद आया ना, तो येलो बोन मैरो यानी अंदर भी एक पेरिफेरी है, एक लेयर है, तो अंदर की लेयर पर भी मिलते हैं कैविटी के बाहर, और बाहर के लेयर में भी मिलते हैं, ये ऊपर एक भी लेयर बनी होती है इनकी, किनकी, ऑस्टियोब्लास्ट, कंटिन्यू डिवाइड करके क्या बनाते हैं, ऑस्टियोसाइट, और बोन को मेंटेन करने का काम कौन करेंगे, ऑस्टियोसाइट, इनडायरेक्टली दोनों ही मिलकर करते हैं, ठीक है। ये कहां मिलते हैं, प्रेजेंट इन लैक्यूने, कहां प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट इन, पर एक लैक्यूने में एक ही होगी, सिंगल लैक्यूने में ओनली वन सेल होगी, ठीक है, वहां पर ग्रुप में भी हो सकते हैं, ठीक है। दोनों मिलके कर क्या रहे हैं, बोन के मैट्रिक्स को मेंटेन कर रहे हैं, ये मैट्रिक्स को और फाइबर को बनाने का काम करते हैं, ठीक है। भाई ये तो मैक्रोफेज है ही, ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखते हैं, जब भी ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा ये एक्टिवेट होंगे, बोन को खाना चालू कर देंगे, और बोन टूटना चालू हो जाएंगे, ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा, मैंने बताया था पैराथॉर्मोन। हाँ, तो वही कंसेप्ट है यहाँ पर, ये कंप्लीट होता है आपका बोन वाला पार्ट। कोई डाउट, अब लास्ट एक डायग्राम और समझाऊंगा मैं आपको, इतना मोर देन सफिशिएंट, इससे बाहर नहीं जाएगा। क्या बेटा, करा दिया मैंने, वहीं करा दिया ना मसल्स में, पूरा करा दिया ना मसल्स में, क्या एनिमल टिश्यू, अच्छा डिफरेंस बिटवीन कार्डिक मसल्स, वो डिफरेंस वाला की बात की होगी मैंने, कुछ है तो बताओ, छूट गया है क्या, क्या छूटा, कुछ छूटा है क्या, कार्डिक मसल्स तीनों में डिफरेंस छूट गया होगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिया, हटा ही दिया है उसको। कल वैसे मैंने एनसीईआरटी वन जो कराया था ना मैंने, उसमें डाल दिया था उसको मैंने, कल एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन कर रहे हैं ना, उसमें मैंने वो उठा के डायग्राम डाल के समझा दिया है, तुम कहोगे तो मैं करा दूंगा, बट वहां करा दिया है तो चाहो वहां से देख लेना, मतलब है नहीं उसमें कुछ क्वेश्चन, अब एनसीईआरटी में है ही नहीं, डिलीट ही कर दिया, तो वैसे भी मैं चीजें रिड्यूस करता जा रहा हूँ बहुत ज्यादा, ठीक है। हाँ, क्या, कौन से स्टेम सेल्स, कहां पर, जो मैंने अभी देखा था मीजन काइमल सेल, ठीक है, वो बनते हैं, उनसे वो जननी है, कहते हैं जननी ऑफ ऑल कनेक्टिव टिश्यू, उन्हीं से सब बनते हैं, मीजन काइमल सेल, व्हाट इज आल्सो स्टेम सेल, मीजन काइमल सेल एक स्टेम सेल की तरह काम कर रहे हैं, पर वो बोन की ही सेल बनाएंगे, ठीक है, जैसे ऑस्टियोब्लास्ट, कॉन्ड्रियोब्लास्ट, कॉन्ड्रियोब्लास्ट से कॉन्ड्रियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट से ऑस्टियोसाइट, समझ, फाइब्रोब्लास्ट, मीजन काइमल सेल। अच्छा अब आ जाओ, ये मैंने लिखा दिया था, कहाँ लिखा है मैंने, सेल्स में,
ये ना कहाँ गया, मीजनकाइमल सेल, ठीक है, इन्हीं से बनते हैं सारे के सारे सेल, इन्हीं से बनते हैं फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट इन्हीं से बनते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट इन्हीं से बनते हैं, कॉन्ड्रियोब्लास्ट एटसेट्रा। इट इज अ जननी, जननी जननी ऑफ, जननी का ना बनाने वाली, समझ रहे हो, फॉर्मेशन कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स को बना लेती है सारे, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाता है, लास्ट बोन का स्ट्रक्चर देख लो, फिर हम अलविदा कहेंगे आपको कल, आज के लिए भाई, आज के लिए। कल कॉकरोच लेकर के आएंगे, ये लेके आएगी बड़ा सा कॉकरोच, प्लास्टिक का है, प्लास्टिक का ही हो, ठीक है, आ जाओ। देखो अगर बोन का स्ट्रक्चर एमबीबीएस करोगे ना तो वहां बोन के स्ट्रक्चर देखोगे, ठीक है, बोन को कट करके देखोगे ना तो बोन के अंदर आपको डॉट 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 दिखेंगे आपको अंदर रेड कलर के, यानी वो डॉट जो होते हैं ना वो ये होते हैं, ये होते हैं हैवर्शियन कैनाल। क्या होते हैं ये? हाँ, ऐसे यहां पर भी क्या होगी, हैवर्शियन कैनाल, यहां पर भी क्या होगी, हैवर्शियन कैनाल, समझना। इस पूरे रिंग के बीच में एक सिंगल हैवर्शियन कैनाल होती है, और ये सारी हैवर्शियन कैनाल आपस में जुड़ी होती है कुछ और टाइप के कैनाल से, इनको क्या बोलते हैं, वॉल्समैन कैनाल। ये आपस में जुड़ी होगी, ये से ऐसे, ये से ऐसे, ये से ऐसे, ये से ऐसे जुड़ी होती हैं, ऐसे ट्रांसवर्स कैनाल्स भी होती हैं, ठीक है, समझना। यहाँ पर रिंग्स होते हैं, इनको लैमिले बोलते हैं, समझना। बोन को अंदर कट करोगे ना तो अंदर रिंग्स नजर आएंगे, इनको क्या बोलेंगे, ये कोलेजन फाइबर से मिलके बने होते हैं, कोलेजन, समझना मेरी बात। ये जो कैनाल दिख रही है, ये कैनाल, ये क्या है, ये और ये हैवर्शियन कैनाल। नहीं नहीं नहीं, वो अलग है, बोन मैरो, वो लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर देखोगे तो अलग है, ये बोन को कट करके देखोगे, बोन सॉलिड होती है ना, सॉलिड पार्ट, उसमें ऐसे स्ट्रक्चर दिखते हैं, ठीक है, सॉलिड बोन के अंदर हैवर्शियन कैनाल। हैवर्शियन कैनाल को आपस में कनेक्ट करने के लिए बीच में दिख रहे हैं डॉट 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 डॉट, ये कैनाल बनी हुई, ये कैनाल, ये क्या है, वॉल्समैन कैनाल। अच्छा पहले हैवर्शियन कैनाल में क्या होता है ये तो लिख लो। हैवर्शियन कैनाल्स के अंदर वो सब कुछ होता है जो इन सेल्स को जरूरत होता है, इसमें आर्टरी होगी, इसके अंदर वेन होगी, इसमें नर्व होगी, ठीक है, एटसेट्रा, लिम्फ वेसल, सब कुछ इसी के अंदर होता है। और इनको कनेक्ट करने के लिए नीचे दिख रही है आपको, ये क्या होती है, ये कनेक्ट कर रही है, इनको क्या बोलेंगे, वॉल्समैन कैनाल, समझ जो हैवर्शियन कैनाल को आपस में क्या करती है, इंटरकनेक्ट। ये कैनाल्स ओनली प्रेजेंट इन मैमेलियन बोन, समझना, ये सॉलिड बोन है, ठीक है, समझ रहे हो, ये लैमेले हो गए। अब लैमेले आप समझना, यहां पर छोटे छोटे लैक्यूने होते हैं, ये क्या दिख रहे हैं, लैक्यूने, ये लैक्यूने, और इन लैक्यूने के अंदर एक सेल नजर आ रही होगी, स्टार शेप आ रही है, ये होते हैं लैक्यूने, लैक्यूने। और लैक्यूने के अंदर जो सेल दिख रही है ना, उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट, ठीक है, एक लैक्यूने में एक ही ऑस्टियोसाइट होती है। तो एक्चुअल में अगर कट करके देखोगे सेंटर में डॉट डॉट दिखेंगे कैनाल से, इनको हैवर्शियन कैनाल बोलते हैं। सारी हैवर्शियन कैनाल आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, किसके थ्रू कनेक्टेड होती है, वॉल्समैन कैनाल। इन कैनाल के अंदर वो सब कुछ होता है जो सेल को नरिशमेंट के लिए चाहिए, क्योंकि बाहर सॉलिड मटेरियल, सॉलिड भरा हुआ ठोस पदार्थ है, हार्ड नहीं, समझ में आया। तो इन सेल को नरिशमेंट कौन देगा, ये कैनाल। और ये कैनाल किससे जुड़ी होती है, ये कैनाल जुड़ी होती है छोटी छोटी कैविटी से, किससे जुड़ी होती है, कैविटी से, सारा मटेरियल कैविटी के अंदर पहुंचता है, फिर सेल को मिलता है। फिर ये आपस में भी जुड़ी होती हैं, ये आपस में भी जुड़ी होती हैं, समझ रहे, कैविटी भी आपस में जुड़ी होती है। यानी समझो इस कमरे के अंदर एकदम सॉलिड भर दिया है आपने, छोटे छोटे चैम्बर बना दिए जिनमें तुम्हें बैठा दिया है, ठीक है, तुम चैम्बर से बाहर नहीं निकल सकते, बाहर ठोस पदार्थ है एकदम। तो तुम्हारे तक पहुंचाने के लिए मैंने हर चैम्बर को आपस में जोड़ रखा है पाइपों के थ्रू, उन पाइपों से ही तुम्हें खाना पीना ऑक्सीजन मिल रही है, तुम अंदर ग्रोथ कर रहे हो उन चैम्बरों के अंदर ही, समझ रहे हो ना। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, कट करके देखोगे तो अंदर से एकदम सॉलिड होगी बोन,
नहीं आया क्या? अंदर छोटे छोटे स्पेस होंगे, लेक्यूनो में ऑस्टियोसाइट बैठे होंगे, उनको सप्लाई के लिए यहाँ पर हैवर्शियन कैनाल और वॉल्समैन कैनाल होंगे। मेन हैवर्शियन कैनाल होती है सेंटर में, और दो हैवर्शियन कैनाल को जोड़ने के लिए बीच में समझ लो ट्रांसवर्स कैनाल होते हैं, इनको हम वॉल्समैन कैनाल बोलते हैं। वो सिर्फ आपस में जोड़ती है कैनाल्स को। ठीक है, आई या नहीं आई? क्या बेटा? अरे भाई तो यहां तक तो न्यूट्रिशन चलो मिल रहा है, अब यहां तक न्यूट्रिशन कौन पहुंचाएगा? इसका न्यूट्रिशन यहां कौन पहुंचाएगा? इसका न्यूट्रिशन यहां कौन पहुंचाएगा? समझ रहे हो? वो भाई मेन पेरिफेरी ब्लड वेसल्स लेकर के आ रही है ना भाई, ब्लड इनके अंदर ब्लड वेसल्स भी है ना, आर्टरी भी लेकर के आ रही है। ठीक है, इनको भी आपस में कनेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, और ये आपस में बीच बीच में इनसे जुड़ी होती है छोटी छोटी कैविटी से। जैसे खेतों में तुमने एक बड़ी नहर बह रही है, तो नहर को एक छोटे आपने बम्बों से कनेक्ट किया, बम्बे क्यारियों से कनेक्ट कर रहे हैं, तो एक टनल सी बिछी हुई है सारी की सारी, जिनके थ्रू नरिशमेंट जा रहा है। यस, दो एवर्शन कैनाल को आपस में कनेक्ट करने के लिए वॉल्समैन कैनाल होते हैं। समझे नहीं समझे? ये वॉल्स मतलब दो एवर्शन कैनाल को जोड़ने के लिए वॉल्समैन कैनाल, दो को जोड़ने के लिए वॉल्समैन कैनाल। समझ गए ना मेरी बात? अब बताओ इसमें कोई डाउट है? ये खत्म हो गया हमारा बोल। और 12:10 छुट्टी, निकलो बाहर, जा दौड़ के खा पीना खा पी क्या, मैं तो भूल गया हैं? अच्छा, नहीं नहीं मेरी दूसरी क्लास है ना ऊपर। अगर मेरी तुम लास्ट क्लास होते तो मैं की और ले लेता मैं। अच्छा, कल नहीं है? मुझसे पहले क्लास है? मैं कल कुछ करता हूँ, कल मैं एक्स्ट्रा क्लास की बात करता हूँ, कैसे एडजस्टमेंट होगा। ठीक है क्या? हाँ, नहीं कल, अरे आज तो ऊपर क्लास है ना, कल मैं कुछ जुगाड़ बनाता हूँ, कल भी क्लास नहीं है ना फिजिक्स की। हाँ, तो कुछ ऐसा करेंगे कि वीटी सर, मैं बनाता हूँ जुगाड़। वीटी सर एक क्लास ले रहे हैं, दो क्लास ले रहे हैं? मैं लेता हूँ।